ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वाधार है। ओम है बल तेजधार, ओम करुणानंद है। ओम करुणानंद है। ओम सबका पूज्य है हम, ओम का पूजन करें। ओम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन। दिन प्रतिदिन बुद्धि बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन। ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। अंत में यह ओम ही हमको मुक्ति तक पहुँचाएगा। अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुँचाएगा। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब नागेश झा जी बस 2-3 मिनट में वो आ जाएंगे, आर के गोस्वामी जी। हाँ, मैं शुरू करूं सर? शुरू करिए। तो सर मैं आई स्टार्ट? श्योर सर, श्योर। ओके ओके। ओम अस्य श्री गणपति षडाक्षर मंत्रस्य भार्गव ऋषि अनुष्टुप छंदः विघ्नेश देवता वम यम यम शक्ति सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम। गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया तस्मै गुरुवे नमः। हनुमान जी की स्तुति। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
दुर्गा जी की स्तुति। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा नमोस्तुते। भगवान शंकर शिव की आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। थैंक यू सर। नागेश झा जी को सर्दी लग गया, मेरी तरह लगता है। सुनील शर्मा जी, आपने हैंड रेज किया था, कुछ बोलना चाहते हैं? सुनील शर्मा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं। अच्छा, सुनील शर्मा जी, आपने हैंड रेज किया था। अच्छा, तब तक हम लोग राष्ट्र सुरक्षा के संबंध, रामकृष्ण गोस्वामी जी ज्वाइन कर लिए। स्वामी जी को प्रणाम। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। स्वामी जी का फोन है। हाँ, ये सब दिनों की याद। हाँ, स्वामी जी ही याद दिलाए हमको। हमारा दूसरा प्रोग्राम था तो हमने उसको चेंज किया। स्वामी जी बोले कि राष्ट्रीय सुरक्षा है, सप्ताह है, तो ये 10 तारीख को खत्म हो जाएगा, तो आज ये प्रोग्राम रखिए। तो मैंने पुराना प्रोग्राम कैंसिल करके आज स्वामी जी का प्रोग्राम रखा। तो अच्छा है, अभी 10-15 आदमी हो गए। आज इंडिया और न्यूजीलैंड का ये चल रहा है मैच, चलो स्टार्ट होने वाला, इसलिए कम लोगों की उम्मीद मतलब है, लेकिन लोग आएंगे जरूर। अच्छा, और वो भी भारत जीते इसका भी प्रार्थना हम लोग करेंगे। राष्ट्रहित का सप्ताह है, राष्ट्रीय भावना हमारे में रहनी भी चाहिए। तो स्वामी जी से हम आज का प्रवचन शुरू करने को कहेंगे। कनाडा से साकेत बासु जी ने कहा है 7:40 में विद्यार्थी को ज्वाइन कर लेंगे। 7:40 तक वो कितानगर कॉन्फ्रेंस में है। तो स्वामी जी शुरू करिए। रामकृष्ण गोस्वामी जी और चंद्रेश्वर खान साहब, उनका स्वागत कर दीजिए। खान साहब। स्वामी जी को प्रणाम। जय श्री कृष्ण। को प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कृष्ण बंदम जगत गुरु। ये जो सुरक्षा सप्ताह है, इसमें स्वामी जी के द्वारा जो वक्तव्य दिया जाएगा, सुझाव दिए जाएंगे, निर्देश दिए जाएंगे, ये देश की व्यापक सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और इस चीज को मानना और करना, क्योंकि मैं बिहेवियरल सेफ्टी पढ़ाता हूँ, मतलब छोटे डायमेंशन पर, स्वामी जी बड़े डायमेंशन पर ले जाएंगे, तो आप ये देखेंगे कि अपने जीवन में सुरक्षा को आप ये देखेंगे कि सुरक्षा जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता। सुरक्षा एक संयमित आदत और ये एक संस्कृति। यदि इस रूप में हम सुरक्षा को लेते हैं तो
वास्तव में मानवता का, देश का, उद्योगों का, ऑर्गेनाइजेशन है, नेशन, सभी का कल्याण हो। स्वामी जी की उपस्थिति में इस बात को मैं बोलना चाहूंगा। ये तो बड़े विशाल डायमेंशन पर जाएंगे। जहां सुरक्षा नहीं है वहां गुणवत्ता कभी नहीं आती। सेफ्टी ब्रिंग्स क्वालिटी। जो अनसेफ है वो गुणवत्ता का, और सुरक्षित है वो गुणवत्ता का सृजन नहीं कर सकता। गुणवत्ता का सृजन यदि नहीं करेगा तो आप ये देखेंगे कि वो ग्राहक तक वो सेवा हो या उत्पाद हो वो जा ही नहीं पाएगा। और यदि वो नहीं गया तो हमारा लागत लगातार बढ़ेगा, और लागत यदि बढ़ेगा तो वो आगत वहाँ है उनको दिक्कत हो। और इस तरह से उनका नैतिक मनोबल जो है हटेगा और वातावरण जो है वो खराब होगा। अब इस बदलती हुई दुनिया में जब विश्व असुरक्षित हो गया तो सुरक्षा की भावना को बढ़ाना, स्वामी जी का ये प्रस्ताव हम लोगों को आह्वान करता है कि सेफ्टी फर्स्ट। वो यदि हम नहीं मानेंगे, अपनी सुरक्षा, दूसरों की सुरक्षा, संपूर्ण राष्ट्र की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा, स्वामी जी का, इसको हम लोग वो कारखाने में, ऑर्गेनाइजेशन में बोलते हैं SUDCME। और ये यदि घटेगा तो प्रोडक्टिविटी अपने आप नष्ट हो जाएगी। नेशनल प्रोडक्टिविटी बढ़े, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी बढ़े, इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी बढ़े। इस चीज के लिए इस सप्ताह में लोग विशेष आह्वान करवाते हैं और हम सबों का सौभाग्य है कि हमें इसमें शिक्षित और दीक्षित करेंगे स्वयं स्वामी राम। तो बिना अधिक समय लिए हुए जुड़े हुए हाथ से और झुके हुए माथे से और खुले हुए दिल से स्वामी जी का वंदन, अभिनंदन। और आप हम लोगों को सुरक्षा की उस दुनिया में ले चले जहाँ हम सभी ये बोल सके, संगठ्य संबद्धत्वा संभो मनाति जानताम देवा भाग्य संचरा राम। स्वामी जी आपका वंदन है, अभिनंदन है। और अब मैं माननीय अमिताभ जी से आग्रह करूंगा कि स्वामी जी को विधिवत प्रारंभ करने के लिए अमिताभ जी अपने व्यापक स्वरों में उद्घोषणा करें। बहुत धन्यवाद और प्रणाम। बहुत अच्छा, चाल साहब ने बहुत अच्छा शुरुआत किया और आज का वक्तव्य भी बहुत अच्छा होगा। इसी में हमें याद आ गया, भगत सिंह ने राष्ट्र सुरक्षा के वजह से राष्ट्र सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। जब उनको फांसी में ले जाया जा रहा था तो उन्होंने क्या कहा मालूम है? जब शहीदों की अर्थी निकले झूम के, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं, पर मनाओ आए जब आजाद दिन भारत का, उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं, लौट के आ सके ना जहां में तो क्या, याद बन के दिलों में तो छा जाएंगे। ऐ वतन तुमको मेरी कसम, तेरी बाहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐसे ऐसे लोगों ने सैक्रिफाइस करके हमारे देश को आजाद किया।
और हमारे देश के आजादी के भोगने वाले लोग ही उसको तहस नहस कर रहे हैं और देश को बाहरी दुश्मनों से नहीं, अंदर के दुश्मनों से ज्यादा खतरा हो गया है। बाहरी दुश्मनों से तो तोप तलवार से लड़ लेते हैं, लेकिन जो आपके घर में बैठ के खाना खाता है और आपको मारना चाहता है, उन लोगों से कैसे देश को बचाएं? ये बहुत बड़ा एक खतरा जो बाहरी दुश्मनों से, चीन, पाकिस्तान, इन सबों से ज्यादा खतरनाक हो गया है। इसको बहुत गहराई से सोचने की बात है। और जैसे कृष्णानंद जी ने बताया कि कुपात्र को भोजन मत डालिए, वो नष्ट हो जाता है, उसका कोई फल नहीं मिलता है। जरूरतमंद और आगे बढ़ने वाले लोग और राष्ट्र हित का सोचने वाले को भोजन कराइए, उसको सहारा दीजिए, और उसको सहारा देने वाले बहुत कम लोग हो गए हैं। इसलिए राष्ट्र हित के लिए हमें कुछ भी करना पड़े करना चाहिए। स्वामी जी, आप अपना वक्तव्य शुरू करिए। हमको अचानक ये बात याद आ गई, क्योंकि हम तो ट्रेनर हैं, हर जगह हर तरह से लोगों में क्रांति लाने का प्रयास करते हैं, और मेरे बहुत सारे दुश्मन भी हैं, लेकिन मैं उन दुश्मनों से मैं डरता भी नहीं हूँ। संगीता टोडमल जी अमेरिका से आ गई हैं और कनाडा से वो आ रहे हैं साइकिल वास्तु 740 में, और सबसे बड़े दुनिया के विश्व गुरु रामकृष्ण जी, स्वामी कृष्णानंद जी, ये लोग भी आ रहे हैं। जो संगीता टोडमल जी, आपका स्वागत है। और हम लोग आज बहुत अच्छा लगा। आज हमारे करीब 15-16 लोग इंडिया के मैच को मैंने छोड़ करके इसमें भाग ले रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से स्वामी जी के आशीर्वाद से आज इंडिया जीतेगा भी, वर्ल्ड कप लेके जाएगा भी। तो हम लोग उनका आशीर्वाद वचन सुने और राष्ट्र के लिए हमें क्या कदम उठाना है वो कदम उठाएंगे। संगीता मैम अमेरिका में रह के भी बहुत बड़ा काम कर रही हैं, और उनको भी अपने साथ अपने ग्रुप में लेके बड़ा काम को अंजाम देना है हमको। तो स्वामी जी का आशीर्वाद इन सभी लोगों को मिले। तो शुरू करिए रामकृष्ण जी। स्वामी जी शुरू करिए। स्वामी जी प्लीज, आपसे निवेदन है। हाँ अच्छा जी, हाँ जी सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ जी। जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत इस संवाद को, इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, हम कुछ बिंदुओं पर भगवत गीता के माध्यम से चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, संवाद करेंगे, फिर विचार करेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा क्यों आवश्यक है और राष्ट्र धर्म क्या कहता है, और एक जागरूक विवेकशील नागरिक का नियत कर्तव्य क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित। 5162 साल पहले धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में जगत गुरु और महायोगेश्वर महान राजनीतिज्ञ साक्षात भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने अपने जन्म का लक्ष्य घोषित किया था। भगवान ने अध्याय 4 के श्लोक 8 में जब ये घोषणा की थी कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तद आत्मानं सृजाम्यहम्। ये अध्याय 4 का श्लोक 7 बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें अगर देखा जाए तो भारत की राष्ट्र की सुरक्षा का तत्व दर्शन छिपा हुआ है।
जब जब अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, अपराध बढ़ते हैं, अत्याचार बढ़ता है, दुराचार बढ़ता है, अन्याय बढ़ता है, तब तभी समझ लेना भारत असुरक्षित होता है, आक्रांत होता है, पीड़ित होता है, भयभीत होता है। तो धर्म क्या है? जिसके द्वारा एक श्रेष्ठ राष्ट्र सुरक्षित रह सके, उसकी विधि क्या है, उसकी नीति क्या है, उसका आधार क्या है, ये गंभीर चिंतन का विषय है। आज हम जितने भी व्यक्ति यहां मौजूद हैं, सब राष्ट्रवादी, अध्यात्मवादी, न्यायप्रिय और देश के लिए चिंतित हैं। कुछ न कुछ देश के लिए करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो वो नीति, वो विधि, वो आधार, वो सिद्धांत, वो दर्शन जो महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने भारत की सुरक्षा के लिए घोषित किया था, वह श्रेष्ठ लोगों का चरित्र निर्माण, चेतना विकास और उनको कर्मयोगी बनाना। तो भगवत गीता कर्म योग का विज्ञान है। भगवत गीता कर्म योग की लैबोरेटरी है। और कर्म विज्ञान का मतलब है कि एक श्रेष्ठ भारत निर्माण का एक जो अनुष्ठान चल रहा है, एक अभियान चल रहा है, एक आंदोलन चल रहा है अनादिकाल से। क्योंकि भारत की जो आत्मा है वो धर्म है, और धर्म की आत्मा न्याय है। सबसे पहले इस चीज को हम लोग स्पष्ट समझ लें। और न्याय की जो दृष्टि है वो वैश्विक है, सनातन है, निरपेक्ष है, उसमें पक्षपात नहीं है। और उसका जो सिद्धांत है हर युग में जो लागू होता है, वो सिद्धांत भगवान घोषित करते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृताम्। सज्जनों की रक्षा, इसको हम मानव अधिकारों की रक्षा के रूप में भी देख सकते हैं। और विनाशाय चतुष्कृताम्, जो राष्ट्र की चिंता नहीं करते, समाज की चिंता नहीं करते, धर्म की चिंता नहीं करते, न्याय की चिंता नहीं करते, परमार्थ की चिंता नहीं करते, खाली मैं, मेरे परिवार, मेरी जाति, मेरा पंथ, मेरा दल, मेरा क्षेत्र, मेरा प्रदेश, इसी दृष्टि से कर्म करते हैं, वो श्रेष्ठ भारतीय नागरिक नहीं हो सकते। तो मैं कौन हूं? मैं एक श्रेष्ठ भारतीय नागरिक हूं। और भारत की जो दृष्टि है वो धर्म की दृष्टि है, और धर्म की दृष्टि वैश्विक है, यूनिवर्सल है, सनातन। अर्थात भारत जब सोचता है, जब विचार करता है, जब चिंतन करता है, तो विश्व कल्याण की चिंता करता है। यही भारत की पहचान है। और इसी में एक श्रेष्ठ भारत के भविष्य के निर्माण की बुनियाद स्थापित होती है, जिसको हम कहते हैं विश्व गुरु भारत। अगर विश्व कल्याण भारत की दृष्टि में नहीं होगा, राष्ट्र की दृष्टि में नहीं होगा, और जो राष्ट्र की पहचान है वो राष्ट्र की पहचान राष्ट्र के नागरिक से होती है। और नागरिक की पहचान उस राष्ट्र के संविधान है, जो नियम है, जो विधि व्यवस्था है, उसके अनुसार उसके आचरण से होती है। भारत के लोगों ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को जब अंगीकार किया, अंगीकृत किया, तो उसमें शब्द भी आया आत्म अर्पित। देखना प्रस्तावना को, आत्म अर्पित। वो खाली शरीर को अर्पित नहीं है, खाली मन को अर्पित नहीं है, खाली बुद्धि को अर्पित नहीं, आत्म अर्पित। और एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र निर्माण का संकल्प उसके साथ छुपा हुआ आत्मा के अर्पण में संविधान को अंगीकार करते। इस दृष्टि से
जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह जो 4 मार्च से चल रहा है और 10 मार्च तक चलेगा, उसमें एक वैचारिक मंथन होना चाहिए। उस मंथन से निकलना चाहिए कि मैं कौन हूं, एक भारतीय हूं, और भारतीय के नाते मेरा धर्म क्या है। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूं, ऐसा कोई विचार नहीं करूं, ऐसे किसी व्यक्ति या समुदाय या वर्ग का सहयोग नहीं करूं जिससे भारत शर्मिंदा हो, जो अधर्म और पाप कहलाए। आने वाली पीढ़ियां भारत को अपमानित करें, कलंकित करें कि भारत के लोगों ने ऐसा किया था। इतने सूक्ष्म चिंतन के साथ में आज 8 मार्च को जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, पर महिलाओं के प्रति जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं, अपमान बढ़ रहा है, एक अलगाव की भावना है, सम्मान खत्म हो रहा है, तो भारत की सुरक्षा की दृष्टि से भी महिला सुरक्षा, महिला सम्मान, महिला आजादी, महिला न्याय, महिला सशक्तिकरण, उस पर भी चिंतन मंथन बहुत आवश्यक है। जब जब महिलाएं असुरक्षित होंगी, अपमानित होंगी, कलंकित होंगी, पीड़ित होंगी, शोषित होंगी, तब तब एक श्रेष्ठ भारत या सुरक्षित भारत का निर्माण नहीं हो सकता। इसके लिए एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती है और जनप्रतिनिधियों के पास ही शासन का अधिकार होता है, नीति निर्धारण का दायित्व होता है, और जब तक उन जनप्रतिनिधियों की आत्मा विकसित नहीं होगी, बुद्धि विकसित नहीं होगी, मन नियंत्रित नहीं होगा, तुच्छ संकीर्ण और स्वार्थ की मानसिकता से वो मुक्त नहीं होंगे, वो राष्ट्र की सेवा, भारत की सेवा, भारत का कल्याण, भारत की सुरक्षा, भारत का विकास, भारत का सम्मान करने की नीति निर्माण कर ही नहीं सकती। इसी दृष्टि से पिछले 2 सत्रों में यूजीसी का भी जिक्र हुआ। आज दिल्ली के अंदर लाखों लोगों ने यूजीसी के खिलाफ में आवाज भी उठाई है और उसको राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास और सम्मान से भी जोड़ा है। पिछले कार्यक्रम में मिस्टर बासु आए थे, उन्होंने दो टूक भाषा में भगवत गीता का एक सिद्धांत बताया था। उन्होंने भगवत गीता का नाम नहीं लिया था, लेकिन मैं उसका नाम ले रहा हूं और उसका संदर्भ बता रहा हूं। 4थे अध्याय का 13वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। कि जो कर्म का अधिकार किसी व्यक्ति को दिया जाता है, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, आईएफएस हो, या कोई डॉक्टर का कर्म का अधिकार, इंजीनियर का कर्म का अधिकार, मैनेजमेंट का अधिकार, या शिक्षक का बनने का या शिक्षक कार्य करने का जो अधिकार दिया जाता है, उसके पीछे कारण होता है कि उसके पास वो उचित गुण है, पात्रता है, दृष्टि है, प्रकृति है, सोच है, वो सक्षम है, योग्य है, इसलिए कर्म करने का अधिकार उसको दिया जा रहा है। अगर योग्य व्यक्ति को, सक्षम व्यक्ति को, चरित्रवान व्यक्ति को उस कर्म करने के अधिकार से वंचित कर दिया जाए, तो क्या भारत सुरक्षित होगा? क्या भारतीय समाज सुरक्षित होगा? क्या भारत के लोगों का कल्याण होगा? मैं किसी जाति, पंथ, रंग, दल, क्षेत्र की बात नहीं करता, प्रदेश की बात नहीं करता।
मैं श्रेष्ठ भारत निर्माण और भारत की सुरक्षा और शांति की बात कर रहा हूं, भारत के गौरव की बात कर रहा हूं। लेकिन जब तक श्रेष्ठ नेतृत्व भारत के पास नहीं होगा, श्रेष्ठ प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होगी, श्रेष्ठ न्यायिक व्यवस्था नहीं होगी और श्रेष्ठ शिक्षक नहीं होंगे, तब तक एक सुरक्षित विकसित भारत का निर्माण संभव ही। और भगवत गीता इसकी लैबोरेटरी है। भगवत गीता इस चेतना का विधान है, ईश्वरीय विधान है। और 5162 साल पहले इस विधान का दर्शन कराया गया था श्रेष्ठ राजपुरुष अर्जुन को निमित्त बनाकर। हम सब अर्जुन हैं। हम भी अर्जुन की तरह अपने स्वजनों के हित, स्वार्थ में, संकीर्णता में, अज्ञानता में धर्म अधर्म का विवेक नहीं कर पा रहे हैं, कर्म कर्म का विवेक नहीं कर पा रहे हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं, स्वहित कोई धर्म मान बैठे हैं, कल्याण का साधन मान बैठे हैं, राष्ट्र धर्म मान बैठे हैं। खाली भारत माता की जय वंदे मातरम से काम नहीं चलेगा, उसके आचरण को कर्म योग के माध्यम से स्थापित करने की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं अमिताभ जी से ये चाहूंगा कि इस ज्ञान चर्चा में, इस संवाद में, इस वार्ता में जो मूल सिद्धांत है कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण वहां के नागरिकों के चरित्र निर्माण से होता है और श्रेष्ठ चरित्र निर्माण की जो प्रयोगशाला है वो भगवत गीता है। हजारों सालों से भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, महायोगेश्वर हैं, महान राजनीतिज्ञ हैं और करोड़ों लोग उनको साक्षात भगवान के रूप में पूजते हैं। और वो गीता का संदेश है, भारत की आत्मा है, मैं अगर कहना चाहूं तो। और भारत उस आत्मा के ज्ञान बिना, गीता के ज्ञान बिना सुरक्षा और गौरव को प्राप्त नहीं हो सकता। तो भारतीय सुरक्षा, विकास, शांति, सद्भावना और न्याय का जो संविधान है, आत्मिक संविधान, वो भगवत गीता है। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महापुरुषों ने भी गीता को ही आधार बनाकर इस राष्ट्र की आत्मा को जागृत किया था और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरणा दी थी। लेकिन आजादी के बाद धीरे धीरे उस गीता को साइड में कर दिया गया। अगर हम छत्रपति शिवाजी की बात करें, महाराणा प्रताप की बात करें, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, चंद्रशेखर आजाद की बात करें, हम रामप्रसाद बिस्मिल की बात करें और देखा जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, लोकमान्य तिलक की बात करें, पंडित मदन मोहन मालवीय की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, ये सभी गीता के उस आत्मज्ञान और कर्म विज्ञान के कर्म योद्धा थे, कर्मयोगी थे। और बिना त्याग के कुछ नहीं होता, राष्ट्र का निर्माण नहीं होता, राष्ट्र की सुरक्षा नहीं होती। इसलिए अमिताभ जी ने जो शुरुआत कहा था कि जो राष्ट्र के लिए मरते हैं वो मरते नहीं हैं, वही अमर होते हैं। और उनके मरण उत्सव को भी महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जयंतियां मनाई जाती है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस अवसर पर और राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत 8 मार्च को एक वैचारिक क्रांति के रूप में हम भगवत गीता को आत्मसात करने का संकल्प लें और राष्ट्रीय सुरक्षा के महायोग के रूप में उसको आत्मसात करें। और अगर इस पर गंभीरता से मंथन चिंतन कर होगा, एक राजपथ का निर्माण होगा। और राजपथ के निर्माण में मैं अमिताभ जी 5 बिंदु आपके सामने रखना चाहूंगा। खान साहब, आप भी नोट करें। किसी भी
क्षेत्र में, किसी भी युग में सफलता के 5 प्रमुख तत्व हैं भगवत गीता के अनुसार। अध्याय 18 श्लोक 14 नोट करें। अध्याय 18 श्लोक 14 उसको आज वर्तमान जो मैनेजमेंट और प्रशासनिक और शासन और न्यायिक परिप्रेक्ष्य उसके अंतर्गत भी आप देख सकते हैं, क्योंकि वो सनातन और सार्वभौम है। विजय का महायोग तत्व दर्शन। पहला है लीडरशिप अर्थात मार्गदर्शक, नेतृत्व करने वाला, एचओडी। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक के माध्यम से एक बहुत गहन संदेश दिया है कि 70% सफलता असफलता का दारोमदार श्रेष्ठ नेतृत्व मार्गदर्शक के ऊपर डिपेंड करता है। हम माने या नहीं माने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सत्य है, ये तथ्य है, इतिहास इसका साक्षी है। दूसरा जो बिंदु है वह है उस नेतृत्व के बाद श्रेष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और उनके सहयोगी अर्थात अधिकारी और कर्मचारी। इसके बाद है तीसरा बिंदु उपयुक्त संसाधन, रिसोर्स। इसके बाद है एक नीति, योजना, कार्यक्रम, समीक्षा, उसको कर्म विज्ञान के रूप में देख सकते हैं, चौथा बिंदु जो है। और पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हम देव कृपा, ईश्वर कृपा, काल कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। अगर श्रेष्ठ नेतृत्व करने वाला एचओडी परमार्थ की दृष्टि से काम करता है, न्याय की विधि से काम करता है, सर्वभूत हितैषिता की दृष्टि में काम करता है, तो परमात्मा निश्चित रूप से उसका सहायक बनता है, सारथी बन जाता है। और कृष्ण की गीता में जो अंतिम श्लोक, अंतिम अध्याय में संजय घोषणा करता है, वो सिद्धांत लागू होता है कि यत्र योगेश्वरे कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री वृजियो भूत्र ध्रुवा मित्र मत्र ममय। तो वैश्विक नीति है, वैश्विक सिद्धांत है, वैश्विक मानव अधिकारों की रक्षा का घोषणा पत्र है भगवत गीता। और ये भारत का उत्तरदायित्व है, भारत की जिम्मेदारी है। इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्ण, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम। कृष्ण वंदम जगत गुरु। हमारे बीच में ये हमारे यक्षदा के डिप्टी डायरेक्टर जनरल काल शेट्टी साहब भी आ गए हैं, बहुत दिन बाद आए, उनका स्वागत है। सईकांत बसु जी भी कनाडा वाले आ गए हैं और स्वामी कृष्णानंद जी भी आ गए हैं, बड़े बड़े लोग आ गए हैं। संगीता टोडमल अमेरिका में एक महिलाओं का मंच संचालन कर रही है। उन्होंने लिखा है कि मैं थोड़ी देर में शामिल होंगी। और अमेरिका से भी 2 आदमी हैं और हम लोगों का ये कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा। लेकिन हम सईकेत बासु को दें, इसके पहले काल शेट्टी साहब से कुछ आशीर्वाद वचन सुनेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हेतु और महिला सुरक्षा हेतु आज उन्होंने कितने जगह उद्घाटन किया और क्या प्लान बना रहे हैं। काल शेट्टी साहब, सीनियर आईएएस, काल शेट्टी साहब। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। बहुत राष्ट्रीय सुरक्षा ये बहुत महत्वपूर्ण है सर, और आपने महिला सुरक्षा की भी बात की। आज अंतर्राष्ट्रीय वुमेन, आज इंटरनेशनल वुमेन डे है। आज मैं भी वही प्रोग्राम में मुंबई गया था जी। और आज हम सब ये बहुत बड़ा अच्छा सब्जेक्ट आपने लिया सर, बहुत अच्छा डिस्कशन हो जाएगा। मैं भी आपसे सहमत हूँ
मैं बाद में फिर से मेरा ऑल द बेस्ट विशेस फॉर दिस वेबिनार सर। सर ने बहुत अच्छी सी बात बताई, 5 पॉइंट भी बताए, और हमारी सबकी जिम्मेदारी है। मेरा एक कार्यक्रम के लिए ऑल द बेस्ट विशेस। Thank you, sir. Thank you. We got your blessings, so we are very lucky. साइकेत वासु हमारे दूसरे स्पीकर हैं, तो लास्ट में जैसा कौल शेट्टी साहब ने कहा तो उनका भी सुनेंगे और स्वामी कृष्णानंद जी का भी ये सुनेंगे, क्योंकि आज महत्वपूर्ण दिन है। तो साइकेत वासु अभी एक प्रोग्राम में बिजी थे और 7:40 में उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ये डायरेक्टर है कनाडा के किसी कंपनी में, तो रिसर्च डायरेक्टर है। तो साइकेत वासु, वी आर लकी टू गेट यू साइकेत वासु। एंड बहुत सारे लोगों ने आपके कल के दिन के वक्तव्य को बहुत सराहा है। आपने शॉर्ट में और एकदम जीस्ट बता दी, और जिसको हमारे गोस्वामी जी ने गीता से भी जोड़ दिया। तो साइकेत वासु, प्लीज स्टार्ट। Thank you, sir. Thank you, Amitabh ji. It is a pleasure once again to be a part of this platform. सभी गुणीजन आज जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं सभी को मेरे नमस्कार, प्रणाम। सभी स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, और सबसे बड़ी बात आज इंटरनेशनल वीमेंस डे है, तो सारी माता से लेकर अपनी बहन से लेकर सभी नारियों को मैं अपना सम्मान ज्ञापन करता हूँ और आशा करता हूँ कि भारत इस दिशा में भी आगे बढ़े। और नारी सुरक्षा की जो बात हम कर रहे हैं, वी आर working together to make it even a stronger base for the future India. अभी आज हम थोड़ा इन शॉर्ट हमारे सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें मैं बताऊं कि आज 20-30 इयर्स पहले अगर आप भारत को देखें, या उससे भी पहले 20-30 साल और पीछे चले जाए, 50 साल पीछे चले जाए, तो आप देखिएगा कि ये भारत अभी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, इंटरनेशनल रिलेशंस में सभी जगह पे एक बड़ा सा स्टेज ले चुका है। आज हर जगह बड़े कंट्रीज के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, हर कोई इंडिया से सलाह कर रहा है, कभी इंडिया को धमका भी रहा है, कभी इंडिया से एंग्री हो रहा है। इसके मतलब एक पॉजिटिविटी है। इसके मतलब ये है कि इंडिया इज मेकिंग मार्क इन ग्लोबली, इंटरनेशनली। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, सिर्फ एक गवर्नमेंट के लिए नहीं, सारे देशवासी के लिए। आज जितने लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं उन सभी से, और जो हमारे प्लेटफॉर्म में नहीं है उन सभी के छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से एक देश महान बनता है, बड़ा बनता है। तो आज मैं जब 30 साल पहले स्टूडेंट की हैसियत से कनाडा, यूएसए गया था, तब के अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें इंडिया का कोई न्यूज आता ही नहीं था, कोई कवर ही नहीं करता था। लेकिन आज अगर कोई भी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर अब उठा ले, वो वाशिंगटन पोस्ट हो, शिकागो टाइम्स हो, शिकागो ट्रिब्यून हो, यूके का गार्डियन हो, टेलीग्राफ हो, इंटरनेशनली फेमस जितने भी सारे न्यूज़पेपर्स हैं आप देखें, और उसके इंटरनेशनल पेज में आप जाइए, वो 7th पेज होता है, किसी किसी कंट्री में 8th पेज होता है, 6th पेज होता है। आप देखिएगा कि चाइना के साथ साथ इंडिया के भी एक कवरेज आता है, और वो सिर्फ पॉलिटिकल कवरेज नहीं, नेगेटिव कवरेज नहीं, इंडिया के अचीवमेंट्स, इंडिया के बिजनेस डील्स, दैट इंडिया इज मेकिंग अ ग्लोबल इम्पैक्ट, उन सभी पे एक बड़ा कवरेज आता है। तो हम सभी की तरह, देशवासी की तरह, लाइक वी फील वेरी प्राउड व्हेन द कंट्री इज स्ट्रेच्ड एट एन इंटरनेशनल लेवल लाइक दैट। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये कहता हूं कि इस इंडिया के अंदर 2 इंडिया तो है। एक है जो शाइनिंग इंडिया, जो हम बहुत सारे लोग पहले कह चुके हैं और मैंने महसूस किया है, और एक है जो गरीब इंडिया, और जो डार्कर पार्ट है। तो हमारा ये कोशिश रहेगा कि हम पोस्ट इंडिपेंडेंस 70-75 इयर्स में हमने जो तरीके डेवलपमेंट किया है, हर किसी कंट्री का ये सोचना था कि ये कंट्री बिखर के टुकड़े टुकड़े में बांट जाएंगे। तो सभी को हमने दिखा दिया कि टुकड़े टुकड़े में तो हम नहीं बांटे। इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स, चैलेंजेस, corruptions, टेररिज्म राइज, हेट्रेड बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, कम्युनिटीज, सारे बुराइयों के बाद भी आज भारत विश्व में एक विश्व गुरु की तरह खड़ा है। तो इट इज एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। लेकिन हमें ये भी मानना पड़ेगा कि इसी देश में बहुत सारे लाखों के तालाब में लोग भूखे सोते हैं,
हमारे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, आबादी इतने जोर शोर से बढ़ रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन हो रहे हैं बॉर्डर्स में, जो हम प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है टू सर्टेन एक्सटेंट। इसके लिए हमें शुरू के सामने में दिन में और भी क्या कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एक्शंस लेना पड़ेगा। हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा ये कि जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा है कि स्टिल फ्रॉम इंडिपेंडेंस स्टिल डेट हमारे जो रूलिंग गवर्नमेंट्स होते हैं और जो ऑपोजिशन होते हैं, इन दोनों की मारपीट और झड़प में हर दिन पार्लियामेंट में इतना समय बीत जाता है कि हमारे जो इंपॉर्टेंट क्रिएटिव टाइम है उसे हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। हम कैसे फोकस नहीं कर पा रहे हैं? मैं किसी सरकार को नकारात्मक ढंग से आइडेंटिफाई ना करते हुए ये कहता हूं कि हमारे पास एक रॉ है, जो हमारे पास एक सीबीआई है, हमारे पास मिलिट्री इंटेलिजेंस है, क्या कुछ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे कि हमारे आसपास के बहुत सारे जगह में बहुत कुछ हो रहा है जिसके बारे में भारत को कोई खबर नहीं, जिसका एक रिसेंट एग्जांपल है हमारे बांग्लादेश इंसिडेंट। अभी बांग्लादेश थोड़ा सा आफ्टर पोस्ट इलेक्शन थोड़ा सा ठंड हुआ है, बट इट इज अ वेरी सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया। लेकिन हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, हमारे जो एक्सपर्ट्स है, ये देख नहीं पाए कि बांग्लादेश में इतना बड़ा चेंज आ रहा है। शायद उसके पीछे अमेरिका का हाथ हो, शायद पीछे चाइना का हाथ हो, शायद पीछे बांग्लादेश के इंटरनल फोर्सेस हो, लेकिन इसमें कोई क्या कहते हैं, it cannot be avoided to say that India completely missed out that in its backyard a huge cloud and a huge storm is brewing. हम completely से नहीं देख पाए। ऐसे श्रीलंका में भी हुआ था। तो बार बार ऐसा हो रहा है कि अराउंड द वर्ल्ड, अगर हम लैटिन अमेरिका देखे, साउथ अमेरिका देखे, यूरोपियन कंट्रीज देखे, यहाँ तो इंडिया अपने आप को वेरी स्ट्रांगली एस्टेब्लिश कर पाए हैं। लेकिन हमारे जो इमीडिएट बॉर्डर्स हैं और सारे हमारे एनिमीज हैं, तो इन लोगों के अंदर जो मॉडिफिकेशन, अविनाश जी थोड़ा आपका जो साउंड सिस्टम है थोड़ा काइंडली म्यूट कर दीजिएगा, बड़ा साउंड की डिस्टर्बेंस हो रहा है। आपसे कृपया अनुरोध है अविनाश जी से थोड़ा अपना म्यूट कर दीजिएगा। तो इसी के कारण हम बाहर के विश्व में तो इंडिया इज बीइंग एबल टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ, लेकिन हमारे जो नेबरहुड है, मतलब चाइना को छोड़कर बाकी जो जितने कंट्रीज है उसमें जो मॉडिफिकेशन चेंजेस आ रहा है, हम पाकिस्तान पे फोकस्ड है, लेकिन हम पास बर्मा में क्या हो रहा है उसके ऊपर हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। श्रीलंका में क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है, भूटान में क्या हो रहा है, हम इसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ आवर इंटरनल फ्यूड्स, हमारे अपने कंट्रीज के बीच गवर्नमेंट प्रोपोजिशन के जो फाइट्स है वो इतना स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है कि इट इज डिवाइडिंग अस एंड इट इज नॉट अलाउइंग द गवर्नमेंट एंड द रिलेटिव एजेंसीज टू कीप अ फोकस ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन द इमीडिएट नेबरहुड। मुझे लगता है कि बाहर के अमेरिका हमसे क्या करे, कि बाहर रशिया जाकर क्या करे, बाहर यूरोप जाकर क्या करे, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे आसपास नेपाल क्या कर रहा है, भूटान क्या कर रहा है, बर्मा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका, मालदीव हमारे साथ क्या कर रहा है। इसके ऊपर हमें स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन और इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेना चाहिए। बाय स्ट्रॉन्ग एक्शन मैं मिलिट्री एक्शंस की बात नहीं कह रहा हूं। बाय स्ट्रॉन्ग एक्शंस आई मीन टू वर्क वेरी स्ट्रांगली विद द गवर्नमेंट्स डाउन देयर। ऐसा कोई वैक्यूम नहीं छोड़ना चाहिए कि एक सरकार जो आ रहा है वो एंटी इंडिया हो जाए, हमारे इंडियन इंटरेस्ट और इंडियन सिक्योरिटी के लिए खतरा बन जाए। बट व्हाई आर वी फेलिंग टू कीप एन आई ऑन इट इज बिकॉज वी आर सो मच फोकस्ड एंड कंसंट्रेटेड ऑन आवर इंटरनल अफेयर्स दैट वी आर नॉट पेइंग क्लोज अटेंशन व्हाट इज हैपनिंग इन आवर नेबरहुड। ये हमारे लिए बड़े खतरनाक और बड़े डेंजरस है। बहुत सारे फोरम में इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। बर्मा इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड, लेकिन इंडिया अनजान है कि बर्मा में क्या हो रहा है। वी नीड टू वर्क वेरी क्लोजली इन एसोसिएशन विद द बर्मीज गवर्नमेंट। उधर बहुत सारे इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, बहुत सारे एंटी बर्मीज गवर्नमेंट सेक्शंस जुड़ गए हैं जो बर्मीज गवर्नमेंट को धकेल रहा है। जगह जगह पर उसके कंट्रोल चला जा रहा है। इंडियन बॉर्डर के पास बर्मीज बॉर्डर बड़ा इनसिक्योर बनते जा रहा है और चाइना इसमें घुसते जा रहा है। बट इंडिया इज नॉट पेइंग अटेंशन और not paying the kind of attention that it needs in our immediate border. तो मैं ये कहूंगा कि हालांकि बाहर विश्व में we have been able to put a very solid foot इंक्लूडिंग साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे जगह पे मैं देखता हूँ, बहुत सारे न्यूज़पेपर, बहुत सारे चैनलों में ये क्रिटिसाइज किया जा रहा था या किया जाता है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इतना कंट्री क्यों विजिट कर रहा है।
हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम विजिट ना करें, हम ना जाए, उससे संपर्क ना बनाए, तो हम बिछड़ते जाएंगे, हम आइसोलेटेड होते जाएंगे। दिस इज अ ग्लोबल विलेज फॉर आवर सिक्योरिटी, फॉर आवर प्रॉस्पेरिटी, फॉर आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सारे विश्व के साथ हमें जुड़ना चाहिए। तो इसी के साथ मैं ये समझता हूं कि हमारे जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसका हाथ जो है उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, वाला कि इनवैलिड क्रिटिसिज्म, और जहां क्रिटिसिज्म करना चाहिए वहां पर आप जोर से क्रिटिसिज्म कीजिए। मैं ये देखा हूं पार्लियामेंट में इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज है जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के खिलाफ बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन इसी गवर्नमेंट जब कंट्रोवर्शियल बिल्स लाते हैं ये सारे ऑपोजिशन वॉकआउट करते हैं। वॉकआउट करने से इसे क्या सुविधा मिलता है कि गवर्नमेंट अनअपोज्ड बिल पास कर सकते हैं। तो अगर आप इतने अगेंस्ट है पर्टिकुलर बिल्स के, आप इतने सुंदर से वॉकआउट करते हैं, तो इट इज मेकिंग द गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग टू पास आउट बिल्स व्हिच मे नॉट बी वेरी गुड फॉर द कंट्री। व्हाट आर यू डूइंग एज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ऑपोजिशन? तो ऑपोजिशन भी अपना रोल्स नहीं प्ले कर रहा है, और इसी गर्मा गर्मी में कश्मकश में जो हो रहा है दैट मदर इंडिया इज गेटिंग क्रश्ड। कैसे ना, हमारे आसपास के जो बॉर्डर है वो हमारे लिए खतरनाक बनते जा रहा है। वी डू नॉट नीड टू वरी व्हाट इज हैपनिंग इन ईरान, बट वी डेफिनेटली नीड टू वरी अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन बर्मा एंड बांग्लादेश एंड नेपाल एंड भूटान इन एडिशन टू चाइना। इसके बारे में लाइक वी आर नॉट पेइंग द सीरियस अटेंशन दैट वी नीड टू पे। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। सोचिए कारगिल वार के बारे में। हम कारगिल वार जीत गए, कितने सारे हमारे जवान जो यंग है, कितने सारे ऑफिसर्स ने कुर्बानियां दी, उनके खून झरे, हम सभी ने रोए, हम सभी ने देखा उस फैमिली की तरह, उस बूढ़ी माँ की तरह जिसके आंखों नमी हो गए, और फिर हम भूल गए। एक क्वेश्चन हमने नहीं किया, जो क्वेश्चन मुझे आज तक खटकता है। माना आपको पता है कि ये कारगिल के इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये किसको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया, किसको इंडियन मिलिट्री को इन्फॉर्म किया? वो कौन किया? वो लद्दाख के कुछ एनिमल्स जो पेस्चर्स में काम करते हैं, वो जो फार्मर्स हैं जो अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए पहाड़ में घुमाने ले जाते हैं, इन लोगों ने देखा कि उधर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, पाकिस्तान से लोग आकर उधर जा रहे हैं, फिर इन लोगों को मिलिट्री में जाके बताया, और फिर दे स्टार्टेड टेकिंग एक्शंस एंड वगैरह वगैरह होता रहा। मेरा ये क्वेश्चन है, तब के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था जनरल मलिक, जिसे बड़ा डेकोरेट किया गया कारगिल वॉर जीतने से पहले, लेकिन उससे मेरा ये क्वेश्चन है, और तभी का गवर्नमेंट से हमें ये क्वेश्चन है। छोड़ दीजिए कि रॉ, सीबीआई, हमारे इतने सारे इंटेलिजेंस विंग फेल कर गया। हमारे हर कंट्री के मिलिट्री के एक इंटेलिजेंस विंग होता है। हम करोड़ों रुपया खर्च करते हैं इन बड़े बड़े ऑफिसर्स के लिए। एक बड़े ऑफिसर इन मिलिट्री, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हैज अ रैंक लाइक अ कैबिनेट मिनिस्टर। उसके आलीशान बंगले और ह्यूज पार्क्स जो मिलते हैं वो एक जवान सोच भी नहीं सकता है। लेकिन व्हाट आर दीस पीपल डूइंग? वी हैव असाइंड यू द ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द मदरलैंड। हाउ इज इट पॉसिबल द इंडियन मिलिट्री को पता ही नहीं था, उसके इंटेलिजेंस को, कि पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है? ऐसे एक जनरल को हमने महात्मा बनाया, ऐसे एक जनरल को, उसे तो कोर्ट मार्शल करना चाहिए था, उसे तो पार्लियामेंट में आके घिस घिस के उसके यूनिफॉर्म उतारना चाहिए था कि यू आर द चीफ ऑफ द स्टाफ ऑफ दिस कंट्री। लाखों करोड़ों लोग तुम्हारे ऊपर आग बंद करके सोते हैं, और एक इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है हमारे खतरनाक पाकिस्तान से, और इंडियन आर्मी को पता नहीं। हाउ इज दिस पॉसिबल? नॉर्दर्न कमांड के जो जनरल है उसे सब कोर्ट मार्शल करना चाहिए था, वेस्टर्न कमांड के जो जनरल है उसे कोर्ट मार्शल करना चाहिए था, हमारे जो विंग कमांडर्स है उसी इलाका में उसे, ग्राउंड इंटेलिजेंस में जो हमारे इंटेलिजेंस के हेड है उसे पार्लियामेंट में बुलाना चाहिए था। हमने किसी को नहीं बुलाया। हम रोए, जो हमारे सेना फाइट किया, जिसको गोली लगी, जिसके परिवार बर्बाद हो गए, कुछ दिन हम रोए और हम भूल गए। लेकिन एक बार के लिए हम क्वेश्चन नहीं पूछे कि ये जो हमारे बड़े बड़े अफसर जनरल्स है, व्हाट वर दे डूइंग? दे आर आंसरेबल टू द नेशन। जैसे सुप्रीम कोर्ट इज आंसरेबल टू द नेशन, द आर्मी इज आंसरेबल टू द नेशन। ऐसे कैसा पॉसिबल हुआ? ऐसे कैसा पॉसिबल हुआ कि बार बार का पाकिस्तान से आकर हमारे आर्मी बेस पर हमला हो रहा है और हमारे इंटेलिजेंस को इसके बारे में पता नहीं? हम किस किस के लिए रफाल, किस किस के लिए करोड़ों लाखों डॉलर्स खर्च कर रहे हैं? इन लोगों की औहदे के लिए, इन लोगों को सपोर्ट के लिए कितने सारे स्टाफ दिया जाता है। आलीशान बंगले से लेकर क्या कुछ नहीं देता है इस कंट्री, उसके बदले में हमको क्या मिल रहा है? हर आर्मी जनरल को इसको जवाब देना पड़ेगा। ये जवान की बात नहीं है,
ये सेंट्रल आर्मी क्वार्टर्स को जवाब देना पड़ेगा कि व्हाट आर यू डूइंग विद द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, यू आर आंसरेबल टू द पीपल, हाउ इज इट पॉसिबल दैट इन्फिल्ट्रेशंस आर हैपनिंग लाइक दिस एंड व्हाट इज इंडियन आर्मी डूइंग। अगर आप कहीं भी बर्मा बॉर्डर पर जाइएगा, दूर दूर तक कोई इंडियन आर्मी पोस्ट नहीं, ना कोई पुलिस है, ओपन इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। आपको लगता नहीं कि एक दिन चाइना विल टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन और अटैक इंडिया। हम तो खुलेआम उसे चेतावनी नहीं दे रहे हैं, खुलेआम उसे कह रहे हैं कि आओ हमें लूटो और हमको अपने गुलाम बनाओ। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज। All over the world we are putting our stress, but we are not putting the stress across our border. हमारे closest enemies हमसे 100 किलोमीटर दूर नहीं, 50 किलोमीटर दूर बैठे हैं, हम उसे देख नहीं रहा है। Unless we pay serious attention to our neighborhood, ये लुक ईस्ट पॉलिसी हो गया, लुक साउथ ईस्ट पॉलिसी हो गया, और इसमें आर्मी को एकदम आंसरेबल करना चाहिए पार्लियामेंट को में लाके, जैसे यूएस में आर्मी जनरल्स को आना पड़ता है सेनेटर्स को आंसर देने के लिए। मैं आज भी अगर पॉसिबल है उस जनरल मालिक, इफ ही इज लिविंग, आई वुड हैव लाइक टू कॉल हिम टू द पार्लियामेंट एंड आस्क हिम हाउ इज इट पॉसिबल अंडर हिज लीडरशिप देयर वाज इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान एंड ही डिड नथिंग, ही वाज सिटिंग लाइक अ स्लीपिंग डक। इसके लिए उसे कोर्ट मार्शल करना चाहिए था। क्या हमने किया? हमने बहुत सारे जवान जो छोटे सिपाही है उनको गवाए, उनके परिवार को तबाह कर दिया, और इन लोगों को हमने नवाजा बड़े बड़े मेडल से, कहा कि बड़े जनरल है, हमें कारगिल युद्ध जिताया। ये हमें हराया है, ये हमें मानना पड़ेगा। एंड दे हैव टू आंसर टू द नेशन, टू द कॉन्स्टिट्यूशन, टू द पार्लियामेंट एंड टू द पीपल ऑफ इंडिया। विद दिस आई कंक्लूड माय प्रेजेंटेशन। शायद मेरे वक्तव्य बहुतों को अच्छा नहीं लगा हो, मैं जोड़ हाथ से उन सभी से क्षमा चाहता हूं। जैसे आप जिस देश से प्रेम करता है, मैं भी प्रेम करता हूं। जहां मुझे लगता है कि सीरियस क्रिटिसिज्म करना चाहिए, मैं उसी जगह पर सीरियस क्रिटिसिज्म करना चाहता हूं। मैं कोई ब्लाइंड क्रिटिसिज्म या कोई गवर्नमेंट किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता हूं। With this, many thanks for your invitation. It's an honor to be on this platform. Thank you very much. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और जो रामकृष्ण स्वामी जी ने जो बताया उसका कुछ प्रत्यक्ष एग्जाम्पल आपने राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु अभी के वर्तमान स्थिति में बताया। और जब भी हम भी कई जगह पर जब बोलने जाते हैं तो लगता है वो हमारी बात को लोग पसंद नहीं करते, और हम बोलते हैं कि हम हर समय क्यों मार खाते रहते हैं और हर समय बर्दाश्त क्यों करते रहते हैं, और कैसे हम लोग उन लोगों को शरण भी देते हैं और उन लोग के फेवर में भी बोलते हैं, और हम लोगों का विनाश करने में वो कोई कदर कोई स्टेप नहीं छोड़ते हैं। तो आपने बड़ी बोल्डली इस बात को रखा। हम अपने दूसरे आईएएस पदाधिकारी जी गोपाल शंकर जी आए हैं राष्ट्रहित और महिला सुरक्षा हेतु और क्या करना चाहिए, उनकी बात सुन के हम स्वामी कृष्णानंद जी की भी बात सुनेंगे। तो बहुत दिल को झकझोरने वाली बात साइकिल बासु जी ने कहा। वर्ल्ड पॉलिटिक्स का उनको बहुत टेक्निकल अनुभव है, और अभी जो हो रहा है, अभी जो इंडिया भोग रहा है उस पर बहुत कम ध्यान है, और छोटी मोटी उपलब्धियों पर बहुत ज्यादा ध्यान है। और उन्होंने सराहा भी कि भारत के लोगों को, भारत के पदाधिकारियों को, मंत्रियों को सब लोगों से अच्छा संबंध बना के रखना चाहिए, और हमारे देश के दुश्मन यहाँ हम लोगों से ज्यादा सुरक्षित है। इस बात का आभास अभी साइकिल बासु के भाषण से लगा। हम लोग असुरक्षित होते जा रहे हैं। गोपाल शंकर जी, आप क्या बोलेंगे? काल शेट्टी साहब तो शायद चले गए, तो गोपाल शंकर जी आप बताइए क्या बोल। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, सिक्योरिटी के हमारा पोजीशन कुछ हैं, वो लोग इतना ही ज्यादा गाफिल हैं, लापरवाह हैं कि उनको ये नहीं पता चलता है कि कहाँ पर डिसाइड किसको करना चाहिए, किसको सपोर्ट करना चाहिए। एक ऐसे कंट्री हैं जिनका सपोर्ट के द्वारा खुलेआम नहीं किया जा रहा है और कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। है जो ऐसा लग रहा है जैसे उस देश में है। तो अगर हमारे ही लोग इस तरह से जनरल
लड़ाई होती है तब है, लेकिन आप पूरे सिस्टम को कमजोर करते हैं, क्योंकि आपको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ये कम से कम सुरक्षा के लिए तो एक ग्रुप होना चाहिए। ये दुख की बात है कि हम उन पर अपना भरोसा रखते हैं कि वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन वो भरोसा को तोड़ते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ जिसको कहें हम इंडेंजरिंग द सिक्योरिटी को इंडेंजर आप करते हैं, तो आपस में लोग लड़ करके एक दूसरे को यूज करके रह जाते हैं, बट नो एक्शन टेकन। ऐसे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए। दूसरा जहाँ तक महिला के लिए है, हम हर साल मनाते हैं महिला या महिला राष्ट्रीय हो या नेशनल, लेकिन हम रेपिस्ट को कड़ी से कड़ी सजा तुरंत नहीं पाते हैं। अब निर्भया केस में भले ही बहुत ज्यादा और एक्टिव हुआ, लेकिन ये हर ऐसे मामले में होना चाहिए जिसमें कि यहाँ तक कि एविडेंस मिटाने के लिए, तो इनके लिए बहुत ही कोर्ट का प्रोसीडिंग करके इनको देना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। एक तो रिकमेंडेशन भी बात है, इन लोगों को फांसी भी दिया सकता है उसमें है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। इसलिए मैं कोर्ट इसको लिंगर करता है जस्टिस के नाम पर इनजस्टिस, इतना ज्यादा जस्टिस के नाम पर तो लॉन्ग रोप मत दी, वो कुछ दिन के बाद पर चला जाए और आप सब लोग देखते रह जाए, सब लोग भूल जाए। यहाँ हम लोग को भूलने की बीमारी बहुत ज्यादा है, लेकिन सरकार को देखना भूले नहीं। हमारे आदरणीय वक्ता ने कहा भूल जाते हैं, हमको भूलना नहीं है, नहीं तो फिर नया नया जो है इंसिडेंट होता ही रहेगा। तो इन्हीं दो विषयों पर दो शब्द बोल करके मैं यही कहना चाहूंगा कि हमको अवेयरनेस हम लोगों का काफी जनरेशन होना चाहिए। अपने में तो अवेयरनेस है, लेकिन हमें दूसरे में भी अवेयरनेस लाना चाहिए। और जो अपने को इम्यून पाते हैं, समझते हैं कि हम तो हाउस के मेंबर हैं, हम इम्यून हैं, उतनी इम्यूनिटी उनको नहीं मिलनी चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर हैं वो कुछ भी बोले जा रहे हैं, यहाँ तक कि लगता है जैसे कोई इंडिया के पार्ट ही नहीं है। ऐसे लोगों को तो तुरंत ऐसी व्यवस्था कानून बना के होनी चाहिए कि उनको अपने पद से अपदस्थ किया जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इंडिया की सुरक्षा के लिए कानून स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है, मिलिट्री को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। त्रिपुरा में पढ़ाने गए थे और बॉर्डर पे गए थे, ये इस तरह से बांग्लादेशी हम लोगों के देश में आते चले जा रहे हैं। यहाँ के लोग तो कम जाते थे, लेकिन वहाँ के लोग ऐसे खुलेआम आ रहे। पाकिस्तान बॉर्डर पर भी गए तो देखा हमने पूछा भी कि भाई ये लोग ऐसे कैसे आते हैं और आप लोग कैसे अलाउ कर देते हो। और इलेक्शन के समय में बिहार में भी हमने देखा इफ्तार पार्टी करके, और लालू प्रसाद सबको ये दे रहे हैं, मतलब हम लोगों को भी कार्ड आया था। एक बार देखने के लिए मैं भी गया, तो भाई देखा कि भाई मतलब हम लोगों का भविष्य क्या है, कहाँ हम लोग जा रहे हैं, हम लोग क्या सुरक्षित रह पाएंगे। हमारे ही देश के लोग एक तरफ दिखा रहे हैं कि तेजाब से 2 लड़कों को जला दिया और एक तरफ उसको मंत्री बना दे रहे हैं। गजब का मतलब सिस्टम है। बिना पढ़े लिखे लोगों को तो गद्दी और मंत्री पद देना ही नहीं चाहिए। और मिलिट्री में भी जैसा साइकेत बासु जी ने जैसा बताया, और जैसे 5 बिंदु हमारे इन्होंने बताया कि लीडरशिप पहला, और दूसरा बताया कि श्रेष्ठ प्रशासन पदाधिकारी, श्रेष्ठ प्रशासनिक पदाधिकारी होने चाहिए, उपयुक्त प्रशासन होना चाहिए, योजना की समीक्षा बढ़िया से की जानी चाहिए, और उसके ऊपर तब हमारे ईश्वर कृपा और दैविक कृपा का हमको सहारा मिलेगा। ये उन्होंने 5 चीज बताई। कृष्ण भगवान ने पहले ही सब बता दिया था, और ये 5 चीज में
हम लोग कोई भी चीज नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो भगवान का आशीर्वाद हमें कैसे मिलेगा जब हम खुद गलती कर रहे हैं? तो ये बहुत सोचने की बात है। अच्छा हुआ कि आज के दिन में रामकृष्ण गोस्वामी जी के कहने पर मैंने ये प्रोग्राम रख दिया, लेकिन जो भी हमारे जागरूक लोग हैं उनकी आंखें तो खुल जाएंगी। स्वामी कृष्णानंद जी, आप अंतिम को मतलब वो आप अपना वक्तव्य दीजिए, उसको मतलब गीता से कैसे जोड़ेंगे और अभी क्या करना चाहिए? ये सोए हुए निरंकुश आदमियों को लिए क्या करना चाहिए? एक अंग्रेज लिखता है कि हम जब भारत के लोगों को हराकर और भारत के राजा को हराकर जब अपना विजय जुलूस लेके जा रहे थे तो 10,000 हिंदू हमारा स्वागत कर रहे थे, हम पर फूल बरसा रहे थे, हमारी जय जयकार कर रहे थे अपने राजा को हराने के उसमें। और हम लोग संख्या में 500 थे। ये लोग चाहते तो एक एक पत्थर से हमारा वध कर सकते थे, लेकिन हमारा गुणगान करते रहते थे। ये कैसी हम लोग की हिंदू प्रवृत्ति है? सनातन धर्म में कैसे लोग होते जा रहे हैं जो दूसरों की गुलामी करना पसंद करते हैं, अपने बल पे जीना नहीं पसंद करते हैं, और सच बोलने वालों को क्या मुंह बंद कर देना चाहते हैं। हम तो ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही रहो, आप क्यों बीच में बोल रहे हो? तो और बिना पढ़ा लिखा आदमी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का सपना देख लेता है, मर्डरर को तुरंत राजकीय गद्दी मिल जाता है। तो ये सिस्टम कैसे सुधरेगा? और इतना जघन्य सिस्टम है कि योग्य प्रशासक का चयन हो ही नहीं सकता, उसको आने ही नहीं देते हैं लोग। अनपढ़ गवाह रास्ता का गुंडा उसको मंत्री मुख्यमंत्री बना देते हैं। ये स्वामी कृष्णानंद जी, आप बताइए। वैसे बड़ा मतलब चिंतनीय और बड़ा सोचने वाले लोगों के लिए तो बहुत भयानक बात है। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज। सभी को जय श्री कृष्णा, गुरु जी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। First of all, I would like to thank Mr. Saket Basu. He has initiated some important points, and also he has taken our attention to the most important points of the security of the nation. So, if we are talking about the security of the nation, yes, it is happening. We are looking, the peoples are not very, who have on a good position in the India, they are not giving their 100% to their duties. They are not honest in terms of their duties. That is why there is carelessness thing is happening everywhere in India, and that impacts the security of the nation. So this point is very valid, initiated by Mr. Saket Basu. But आपने जो ये क्वेश्चन किया कि हम उन्हें पार्लियामेंट में बुलाकर क्वेश्चन करें, तो क्वेश्चन करने से भी मेरे को ये लगता है, मैं इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ कि क्वेश्चन करने से हमें एक जस्टिफिकेशन ही मिलेगा, एक प्रॉपर आंसर नहीं मिलेगा। अमिताभ जी ने अभी इतनी सारी बातें कही कि एक व्यक्ति क्राइम करके भी पॉलिटिशियन बन जाता है, बड़ा पद ले लेता है, सब चीज करता है। तो जो व्यक्ति जिस मेंटालिटी का होता है, उस मेंटालिटी से ही वो अपने उस पोजीशन पर रहकर काम करेगा, क्योंकि भगवत गीता कहती है कि people works according to their nature, and natures are in 3 terms, सत रज तम। तो सत रज तम में जो व्यक्ति काम कर रहा है, जैसे भाव में रहेगा वैसे ही प्रकृति में वो काम करेगा, और वो नेशंस के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है अगर वो अपने काम को ईमानदारी से नहीं कर रहा है। अभी क्या इसका सोल्यूशन है? मैं और गुरुजी पिछले 35 वर्षों से, मैं तो खैर 9 वर्षों से हूँ और गुरुजी पिछले 35 वर्षों से इस अभियान को लेकर चल रहे हैं। भगवत गीता इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस ऑल कंसर्न्स। अगर हम भगवत गीता को समझें कि भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो नीतियां उन्होंने अपनाई, उन नीतियों को क्या एक व्यक्ति, भारत का व्यक्ति खुद अपने अंदर आत्मसात करके उन नीतियों को अपनाकर भारत की रक्षा के लिए काम नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ इनिशिएटिव पीपल हैव टू टेक कि मुझे भगवत गीता को समझना है। जब तक वो इसको इनिशिएट नहीं करेगा, समझेगा नहीं नीति को,
फंडामेंटल्स को, तो फिर वो कैसे अप्लाई करेगा? हमारे समाज के अंदर इंटरनल मेंटालिटी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। इंटरनल्स भी हमारे बहुत सारे एनिमीज हैं जो भारत को इंटरनली बहुत डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर मेंटालिटी। अगर हम एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें तो जैसा कि अभी सकेत बासु जी ने कितने सारे पॉइंट्स हमें बताए हैं कि पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है लेकिन मिलिट्री इंटेलिजेंस को कुछ पता नहीं चल रहा। Why this is happening? This is happening because people are very careless. They are not understanding their duties, their priorities towards their nation. So ऐसे में हमें only solution is भगवद गीता। भगवद गीता व्यक्ति को ये बताती है कि पहले वो खुद को जाने कि वो है कहाँ पे, किस लिए आया है और उसका कार्य क्या है। पहले भगवद गीता आपको ये समझाती है कि who are you and what is the role of your what is of your role to the nation, because in terms of भगवद गीता सृष्टि, समाज और राष्ट्र की सेवा ही डिवोशन है। और अगर व्यक्ति समाज और राष्ट्र की सेवा नहीं कर सकता तो उसे उस पद पे रहने के लिए भी नहीं सोचना चाहिए, उसे तुरंत उस पद को हटाना चाहिए। और जो कॉमन पीपल है इंडिया के, उनके अंदर एक अवेयरनेस हमें लाने की जरूरत है, जो कि भगवद गीता ला रही है, लाएगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूं और गुरुजी का भी यही विश्वास है। इसलिए वो 35 वर्षों से हर डिपार्टमेंट्स में भगवद गीता के फंडामेंटल्स को लेकर जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ आती है कि पीपल अपने आप को इतना वेल नॉलेज समझते हैं, इतना ज्ञानी समझते हैं कि उन्हें इस ज्ञान में इतनी रुचि नहीं रहती है। लेकिन अल्टीमेट में अगर सॉल्यूशन बताऊं तो भगवद गीता इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द इंडिया। अगर हम इसको समझें और हम लीडर्स को क्रिएट करें अपने सोसाइटी के अंदर कि अच्छा लीडर हमारे समाज में अगर क्रिएट हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि बाकी के जो डिपार्टमेंट्स है अंडर दैट लीडर वो केयरलेसली काम करेंगे। यूपी इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। यूपी के अंदर अभी योगी जी हैं। योगी जी ने जिस तरीके से गवर्नेंस को संभाल रखा है, यूपी स्टेट गवर्नमेंट को संभाल रखा है, जिस तरीके से उन्होंने कंट्रोलिंग कर रखी है। अभी रिसेंटली इंटरनल एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उधर खेमनाई का डेथ हुआ और कुछ कम्युनिटीज के लोगों ने वहां पे इकट्ठे होकर उनको प्रोटेस्ट किया उनके बारे में। तो योगी जी का जो क्लियर डिसीजन था कि समाज में किसी भी प्रकार की अराजकता, किसी भी प्रकार का दुष्व्यवहार नहीं होना चाहिए, तो दैट काइंड ऑफ लीडर्स वी नीड इन दिस इंडिया। सो सिर्फ ओनली यूपी में ऐसा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हर स्टेट्स में ऐसे लीडर्स की आवश्यकता है। बिहार बिल्कुल नियर बॉर्डर के पास है, वहां से इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, वहां से लोग आते हैं, इंटरनल बॉर्डर से ही लोग एंटर करते हैं भारत के अंदर। तो बिहार, जितने भी स्टेट्स जो कि बॉर्डर से सटे हुए हैं, उन सब में हमें योगी जैसे ऐसे लीडर्स को क्रिएट करने की जरूरत है। एंड दैट लीडर्स इज ओनली अंडर द सुपरविजन ऑफ दिस भगवद गीता फंडामेंटल। हमें भगवद गीता, जैसे गुरु जी बताते हैं कि भगवद गीता इज द लेबोरेटरी ऑफ द ग्रेट लीडरशिप। तो लीडर्स को क्रिएट करने के लिए हमें भगवद गीता के फंडामेंटल्स को समझना ही है, और इसीलिए हम अभी कर भी रहे हैं इस काम में। और मैं इस मुहिम में आगे लेके चल रहा हूँ, गुरुजी के ही उद्देश्यों को आगे लेके चल रहा हूँ कि आने वाले समय में हम भगवद गीता को और ज्यादा हम लोगों तक पहुंचाएंगे। जन जन गीता, घर घर गीता का अभियान हमने रखा हुआ है। वेबिनार हो या वर्चुअल हो, हमें कैसे भी करके हमें भगवद गीता जन जन तक पहुंचाना है और व्यक्ति व्यक्ति पे काम करना है। व्यक्ति व्यक्ति के कॉन्शियस को डेवलप करना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वोट से, अपने मत से, अपनी सहमति से एक अच्छे लीडर्स को क्रिएट कर सकता है। और वो जो लीडर होगा उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो राष्ट्र पे अपने समर्पण भाव से, राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित होकर राष्ट्र सुरक्षा के लिए काम करे, जिसका एक ही सूत्र है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। रह गई बात हिस्ट्री में, अगर हम देखें तो हिस्ट्री के अंदर भी बाहर के जितने भी देश रहे, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, भारत पे कभी इसका कोई असर नहीं हुआ। भारत was always very happy country at the past time, but हमेशा से ही दिस कंट्री इज द सेंटर पॉइंट्स ऑफ एवरीवन। तो
जो भी बाहर के लोगों ने इसको सेंटर पॉइंट समझा, यहाँ के सिद्धांतों को सीखा और अपने कंट्री को डेवलप किया है। भारत के अंदर इंटरनल मेंटालिटी डालकर लोगों को सिर्फ भ्रमित करने की कोशिश की गई है और इसी भ्रम के चक्कर में भारत जो है आज इस स्थिति पर पहुंचा है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि मोदी जी के आने के बाद कुछ तो मतलब कह सकते हैं कि कुछ तो भारत आगे डेवलप हुआ है और साथ ही साथ योगी जी के आने से यूपी डेवलप हुआ है। तो मैं कहता हूं कि योगी जी जैसे लीडर्स को, और मैं योगी जी ही क्यों, योगी जी से भी बेहतर लीडर्स भगवत गीता क्रिएट कर सकती है, बट हमें विश्वास करना होगा भगवत गीता के ऊपर और हमें उसके फंडामेंटल्स को खुद की ड्यूटी समझ के जन जन तक पहुंचाने के लिए ये संकल्प लेना होगा। एक यूनिटी का काम है और मैं कहता हूं कि सिक्योरिटी इज वेरी important topic and security is very important for every human beings, but it is a very secret point. हमें secretly काम करना है और लोगों को अवेयर करना है और अपने समाज में ही अच्छे व्यक्तित्व को खड़ा करना है और एक विकल्प के तौर पे भारत के नेशंस को नेतृत्व करने के लिए नए नए लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करना है, जो ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और एकाग्रता के साथ इस राष्ट्र सुरक्षा में समर्पित होकर ईश्वरीय कार्य समझकर निष्काम भाव से कर्मयोगी बन के काम करें। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें एक प्रश्न गोपाल शंकर साहब जो कॉन्स्टिट्यूशन के ज्ञाता है उनसे पूछना है कि क्या ऐसा भारत में संभव नहीं है क्या कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो मंत्री नहीं बन सकता, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड का उसको मंत्री नहीं बन सकता। डेमोक्रेटिक देश है लेकिन इसके लिए IAS बनने के लिए हमको इतना मेहनत करना पड़ता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है और मतलब मंत्री बनने के लिए बस 2-4 मर्डर करना पड़ता है और करके और क्राइम की दुनिया में आके गलत रास्ते से घुस जाए, जिसको कोई भी मतलब इवन किताब भी पढ़ना नहीं आता, जिसको एक अक्षर बोलना भी नहीं आता और मतलब एक आदमी जेल जा रहा है, कह रहा है कि हमारी वाइफ को हम मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं और 10 बरस तक वो अनपढ़ गवार मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो इसका क्या निदान है और क्या मतलब क्रिमिनल को बड़ा बड़ा पोस्ट से हटाने का क्या उपाय किया जा सकता है? और फिर सबसे बड़ा चीज है कि उन लोग को जब सजा मालूम है कि जो उसमें वीडियो भी दिखा दिया कि इसने ऐसा मर्डरर है, ये है, तो उसको सजा क्यों नहीं मिलती है, उसको जेल क्यों नहीं मिलता, उसको फांसी क्यों नहीं मिलती है? तो और उसको प्रोटेक्शन कैसे और कब तक सारा दुनिया उसको प्रोटेक्शन देके वो भी इज्जत से कोट पैंट पहन के बड़े बड़े IAS के साथ बड़े बड़े लोगों पदाधिकारियों के साथ घूमता है और उन पे शासन करता है? तो ये व्यवस्था कैसे और कब तक चलेगी? हमको मतलब गोपाल शंकर जी से यही पूछना है कि इसका कोई निदान है या नहीं है? असल में जो भारत संविधान है उसमें जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, और इसके लिए एक्ट है, एक्ट, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसमें कि डिग्री किया हो, निश्चित होगा तो है, लेकिन जो डेटा अभी वोटर हैं या भारत की जो जनता है उनको सब्सक्राइब नहीं किया डिग्री इस पर्पस के लिए कि इलेक्शन के लिए एलिजिबल हो। इस आधार पर डिग्री एक ऐसी चीज है जो बिना पढ़े लिखे व्यक्ति में भी है। एक गरीब किसान है, एक गरीब मजदूर है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसमें एक बुद्धि है, तो न्याय क्या है, जस्ट क्या है, अनजस्ट क्या है, क्या हमें करना चाहिए। तो स्वामी जी ने कहा कि गीता का ज्ञान हमें देना चाहिए। ये तो खाली एक ऐसी बुद्धि है कि आराम से खा पी रहा है और एक बड़ा रिजनेबल तरीके से काम कर रहा है। इसी को माना गया है कि साहब ही कैन ऑल्सो। अब बताया जाए, अब ठीक है कि MA BA PhD नहीं चाहिए, अगर हम उसको मान के चले कि वो शिक्षित है, ईमान है, तो उसका तो कोई क्राइटेरिया नहीं है जिसमें हम उसको रोक सकें कि भाई आप
नहीं है या आप लायक नहीं है। रहा दूसरी बात क्राइम का, तो क्राइम के समय में ऐसा देखा जाए कि कोर्ट का जो प्रोसीडिंग है वो ही बात इसमें बहुत ज्यादा हम लोग को फायदा पहुंचाती है। नंबर वन की जब तक प्रूफ नहीं हो जाए ये क्राइम ने किया है तब तक इनको जाएगा। अब इस हद तक इनोसेंट माना जाएगा कि जेल से कड़ी में लगे हुए भी जीत जाते हैं। क्या तो हमको चल रहा है और हम निर्दोष हैं और सरकार ने हमको जेल में डाल दिया है और हमको जेल अभी नहीं मिला है। तो बहुत ज्यादा हमने देखा है कि सहानुभूति का वोट मिलता है। एक बार जॉर्ज फर्नांडिस के लिए लिखा गया था जेल ठीक, एक और एमएलए भी हथकड़ी उठा करके। तो ये पब्लिक में जो अनावश्यक रूप से उत्साह हो जाता है इसलिए है कि उनको हम इन्फेंट समझते हैं अंडर द लॉ। इसका निदान ये हो सकता है कि हमें डे टू डे ऐसे मामलों में चला के एविडेंस करके निर्णय लेना चाहिए। अब जैसे बहुत से एमएलए लालू प्रसाद जी 2 साल के लिए या इनके लिए रिकॉर्ड नहीं मतलब पद धारण कर सकते हैं 6 साल के लिए, नियम तो बना हुआ है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है कि आप फर्दर कोई इसमें पॉलिटिक्स में भाग नहीं ले सकते। पॉलिटिक्स में नहीं मैंने कोई पद धारण नहीं कर सकते हैं, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए कि अध्यक्ष तो बन ही सकते हैं और आप एक किंग मेकर तो बन ही सकते हैं, तो फिर क्या फर्क पड़ा? पॉलिटिकली आपको माना जाता है कि आप हैं और जब आप सरकार के किसी भी पद पर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन पर तो उसके लिए इनएलिजिबल है। ये भी एक बहुत बड़ा विरोधाभास है क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स जहाँ पर है पार्टी का जो अपना है उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है और पार्टी वर्कर और उसमें से जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर काम कर रहे हैं उन पर भी तो इस दोनों में तालमेल होना चाहिए। एक क्रिमिनल और ऐसा कभी कभी होता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट दे करके बहुत मामले में छोड़ दिया जाता है। अभी आपने देखा कितना हल्ला हुआ सीएम ऑफ दिल्ली केजरीवाल जी के बारे में, इतने लोगों को उसमें एक्यूज बनाया गया लीकर कांड में और सभी लोग बाइज्जत है और सीबीआई और ईडी को ही माना गया कि दे शुड बी प्रोसीडेड अगेंस्ट और फॉल्सली इंप्लीकेटिंग दीस पीपल। कहने का मतलब है कि ये नजरिया है। कहीं कहीं लोअर कोर्ट ने बहुत ग्रीवियस मामले में सुप्रीम ली थी, हाई कोर्ट ने कहा था वाई तो आपको अधिकार है आप देते जाते हैं लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि इस अधिकार का सदुपयोग हो कि दुरुपयोग कर रहे हैं। ये अगर हमको सोचने की शक्ति नहीं हम खाली चीप पॉपुलैरिटी या बहुत ज्यादा किसी अन्य कारणों से अपने पद का दुरुपयोग करते हैं तो फिर आदमी जाएगा कहाँ? जस्टिस कहाँ मिलेगा? और जस्टिस बहुत बड़ी चीज है, देशभक्ति और जस्टिस। बहुत से एक कंट्री के व्यक्ति को पाया गया कि उसने अपने देश को छोड़ दिया। उनसे पूछा गया कि भाई आपका देश तो बहुत अच्छा है, क्यों देश छोड़ दिया? कहा कि वहाँ पर जस्टिस नहीं है। तो ही गेट तो कहने मतलब हमारे यहाँ जस्टिस की बड़ी कमी है। वो क्रिमिनल हो या सीधे प्योर एंड क्रिमिनल, हम हमेशा सब्सटैंटिव लॉ है उसके ऊपर रखते प्रोसेस नॉट कीप अप द सब्सटैंटिव लॉ। प्रोसेस है सब्सटैंटिव लॉ को आप उस प्रोसेस के माध्यम से प्रूव करते हैं लेकिन इफेक्ट हो जाता है कि प्रोसेस प्रोलिफरेट हो जाता है कि सब्सटैंटिव लॉ खत्म हो जाता है, उसको छूट जाता है। बहुत मामले में फांसी की सजा दी हुई है, आदमी वेट कर रहा है और उसको फांसी नहीं पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट कहा भाई ये फॉर द लास्ट 2 ईयर्स तो इसका इतना ज्यादा उस पर टेंशन हुआ होगा कि ही शुड बी लेट ऑफ किया गया या जितना दिन जेल में रहा उसको मिना कर दिया गया एंड ही वाज लेट ऑफ। तो अगर हम फांसी की सजा टाइम पर नहीं देते टेंशन में रखते हैं बाद में टेंशन हो गया बेचारे को में रहा तो ये सब स्थितियां
तो हमारा जो सिस्टम है डिलीवरी सिस्टम, और जहाँ तक हमारा एजुकेशन, बुद्धि और शिक्षित व्यक्ति एक होना चाहिए, वेदर ही हैज अ डिग्री और नॉट। डिग्री बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। तो इसमें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में यही है, आप शिक्षित माने जाते हैं, बुद्धिमान माने जाते हैं, इवन इफ यू डोंट नो हाउ। दूसरा कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो अपना ज्यादा केयरलेस है, नहीं है उसको कि तुरंत जस्टिस देकर इस खत्म किया जाए। इसका फायदा कॉन्स्टिट्यूशन ही और एवरीबॉडी, ये भी एक गलत उपयोग लॉ। हाँ, बहुत बढ़िया। तो सर क्या कोई संविधान बदल करके अभी के मतलब उसके पुराने संविधान के दुष्परिणाम को रोकने के लिए संविधान? हाँ जी, बोलिए। जो आपने अभी गोपाल शंकर जी से प्रश्न किया था, संविधान के माध्यम से इन चीजों को रिफॉर्म करने का, ये जब अन्ना हजारे आंदोलन हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ में लोकपाल लाने के लिए जी, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज थे जस्टिस एपी मिश्रा, जो यूपी ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन भी रहे थे 3 से 5। उनसे मेरी चर्चा हुई थी, तो उन्होंने बोला कि ये संविधान के अंदर वो सारी व्यवस्था है, और अगर संविधान को लागू करने वाले राजनयिक, प्रशासनिक अधिकारी और जुडिशरी ये तीन उस संविधान के नीति सिद्धांत के अनुसार चले तो कोई ऐसी समस्या नहीं है जो समाधान नहीं हो सकती। संविधान कितना भी अच्छा बना लें, कितना भी संशोधन कर लें, अगर लीडरशिप सही नहीं है तो संविधान कुछ नहीं कर सकता। ये संकट बहुत बड़ा है, और इसलिए ये सारा विषय निकल के सामने आया कि संविधान के होते हुए ईरान की क्या स्थिति है, बांग्लादेश की क्या स्थिति है, नेपाल की क्या स्थिति है, मैं संविधान था ना। और दूसरा जो ये आपने बोला कि 2 मर्डर करो और मंत्री बन जाओ, ये भी उचित व्यवहारिक नहीं है, ये आम चीज नहीं है, ये विशेष परिस्थितियां हैं, हर एक के ऊपर ये लागू नहीं होता। तो हमको इसको एक विशेष परिस्थिति में विषय को रखना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आप जानते हो कि स्वार्थी लोग जब इकट्ठे होते हैं तो इस प्रकार के जो सत्य और तथ्य को सामने लाने वाले हैं उनको बहुत बड़ा संकट भी पैदा होता है। सामान्यकरण नहीं करना हमको, इसलिए अदालत का भी है कि अगर वो सबूत उस रूप में नहीं है और पुलिस प्रशासन उस रूप में प्रेजेंट नहीं कर पा रहे तो सबूतों के अभाव में बड़े बड़े अपराध छूट जाते। विषय बहुत गंभीर है, संवेदनशील है, और इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर, प्रोफेशनल दृष्टिकोण के आधार पर, न्यायिक प्रक्रिया को दृष्टि में रखकर, राष्ट्रीय चेतना को दृष्टि में रखकर हम लोगों को चिंतन मंथन करना चाहिए। साधारण चीज अब ये नहीं है, ये बहुत विशेष बात है जो हम चर्चा कर रहे हैं। न साधारण चर्चा से ये होगा, और सबसे बड़ी चीज है राष्ट्रीय चेतना आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, और उसमें एक व्यक्ति बहुत होता है, 5 व्यक्ति बहुत होते हैं, वो विचार सबसे बड़ी ताकत होती है, और विचार 5 से 5 लाख, 5 करोड़, 50 करोड़ कर सकता है। इसलिए विचारधारा की आवश्यकता है, और इसलिए हम बार बार जो भगवत गीता की बात कर रहे हैं वो वैचारिक दृष्टि से इतना व्यापक है, सूक्ष्म है, वैज्ञानिक है, मानवीय है, राष्ट्रीय है, और न्यायिक व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। ये चीज हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। हर व्यक्ति हर चीज को उस रूप में प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, हर व्यक्ति के पास वो चेतना नहीं है, हर व्यक्ति के पास बौद्धिक क्षमता नहीं है, हर व्यक्ति, क्योंकि हर व्यक्ति समान नहीं है, 5 उंगली भी समान नहीं है।
तो जो सत्वगुण और रजोगुण है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो श्रेष्ठ लीडरशिप का होगा। ये भगवत गीता का एक बहुत बड़ा रहस्य है। खाली सत्वगुणी बनने से काम नहीं चलेगा, रजोगुण की जो क्वालिटी है वो भी इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, जब जाके वो बेहतर लीडरशिप राष्ट्र की कर पाएगा, समाज की कर पाएगा। नहीं तो लोग सत्वगुण में तो जंगल में चले जाएंगे, शांत हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, खाली एक मंदिर में पूजा पाठ को ही अपने जीवन का परम धर्म मान लेंगे, मुक्ति का साधन मान लेंगे। इसमें राष्ट्र की सुरक्षा और मानव का कल्याण संभव नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ बोलना है? और किसी को कुछ बोलना है? ये उमेश जी कैसे शांत है? उमेश जी, उमेश जी क्या कहना चाहेंगे? हाँ, धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। अमिताभ जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कोई भी जो राष्ट्र है वो ऐसे ही नहीं बनता, उसके लिए लोगों को त्याग देने की जरूरत होती है। जैसे हमारे बीच में स्वामी जी हैं, आर के गोस्वामी साहब, इतना त्याग कर रहे हैं, इस हिसाब से नहीं कि अपना सब कुछ लगा के एक भारत चरित्र निर्माण के कार्य में लगे हैं। आज ये भारत में इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, बहुत इंटेलिजेंस है। भारत में जो कमी है वो है चरित्र की। एक बहुत अच्छा डॉक्टर, बहुत अच्छा ऑपरेशन करता है हमारे देश में, लेकिन यदि चरित्र नहीं है तो सब कुछ बेकार है। इसी तरीके से अगर कोई नेता है वो राष्ट्र हित को ध्यान में न रख के अपने परिवार का हित क्या देखता है तो वो भी बेकार है, क्योंकि उसमें चरित्र नहीं है। और गीता, जैसा कि स्वामी जी ने कहा, भारत का ही संविधान नहीं है बल्कि विश्व कल्याण का संविधान है। अगर आज हम गीता के मार्ग पे चलते होते तो भारत की भी ये स्थिति नहीं होती और विश्व की भी ये स्थिति नहीं होती। आज आप देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ है, आप समझ रहे हैं? हमारे जो देश के बड़े ज्ञानी लोग हैं, जैसे सुंदर पिचाई, अमिताभ जी, उसकी तनख्वाह जो है ये 7 करोड़ रुपए है एक महीने की तनख्वाह। और एक जो है चीफ सेक्रेटरी की तनख्वाह लगभग ढाई लाख है पर मंथ। पूरा चीफ सेक्रेटरी की तनख्वाह 2.5 लाख पर मंथ है। और सुंदर पिचाई की तनख्वाह जो गूगल में है 7 करोड़ पर मंथ है। तो आप देखिए, हमारे देश में अभी उत्तर प्रदेश के अंदर एक लेखपाल पकड़ा गया है जिसकी करोड़ों की अरबों की संपत्ति है। तो ये नहीं है कि हमारे देश के लोग कम कुशल नहीं है, कुशल बहुत है। तो आवश्यक है वो है चरित्र निर्माण। और चरित्र निर्माण अगर हम इस ये जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, इसमें हमें इम्फेसिस करना होगा चरित्र निर्माण पे। और आज का जो थीम है राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का थीम है इंगेज, एजुकेट, इम्पावर। इंगेज, एजुकेट और इम्पावर। हम लोगों की सहभागिता लें, लोगों को शिक्षित करें और लोगों को इम्पावर करें, उनको शक्ति दें। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जब से ये सरकार आई है तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह अब पूरे महीने बनाया जा रहा है। मनाने का कारण यही नहीं है कि लोगों को खाली कार्यशाला कर देना, बल्कि लोगों में आंतरिक रूप से परिवर्तन लाना। अगर आंतरिक रूप से परिवर्तन आएगा तो हमारे देश का निर्माण होगा और हमारी जो है सुरक्षा भी डेवलप हो जाएगी। और आप देखिए कि पूरे हमें जागरूक करना है लोगों को। दूसरी बात अगर हम कहें तो हम जो है उद्योगों को, कार्यालयों में, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में, सारे एजुकेशन संस्थानों में एक कल्चर डेवलप करें, एक संस्कृति डेवलप करें, जैसा कि गीता में कहा गया है। इसके बाद अगर हम देखें, हमारे जो सेफ्टी है वो केवल बाह्य सेफ्टी नहीं है कि बॉर्डर से ही लोग आ जाएं, अंदर भी छुपे हुए लोग हैं। हम सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते।
हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर इतने लोग मारे जाते हैं सड़क दुर्घटना में, विश्व में कहीं नहीं मारे जाते। टोटल उतना नहीं है जितना उत्तर प्रदेश में मरते हैं। तो हमें, और आप देखिए कि 1984 में कांग्रेस के समय में भोपाल गैस त्रासदी हुई, कितने हजार लोग एक रात में ही मर गए और आज भी मर रहे हैं। ये क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि हमने लापरवाही की। उसके अलावा जो है, हमें कर्मचारियों, अधिकारियों, इन सबको प्रशिक्षण देना होगा। भारत जब इन अंग्रेजों से गुलाम हुआ तो अंग्रेज अपनी शासन पद्धति छोड़ गए, सरकार कानूनों को बदल रही है। उस समय हम जो अधिकारी थे वो मास्टर्स थे। अगर आप देखिए कि हमारे ही आदमियों ने क्रांतिकारियों को, ये ऐसे लोग जो आजादी की मांग करते थे उनको मारा। क्यों मारा? क्योंकि उस समय वो अंग्रेजों के सेवक थे। आज जो है सिविल सर्विस का मूल मंत्र है, अपने जो नागरिक है उनको सिविल सर्विसेज यानी सिटीजन सेंट्रिक सर्विस देना है। तो अमूल्य परिवर्तन तो केंद्रीय संस्थान और राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों में लाना है। और अगर यहाँ परिवर्तन आएगा तो जनता में अपने आप ही एक भावना आ जाएगी कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे करें। राष्ट्रीय सुरक्षा एक आदमी का या दो आदमियों का या 10 आदमियों का ड्यूटी नहीं है, पूरे राष्ट्र के नागरिकों की ड्यूटी है। और इसमें हमें चरित्र निर्माण करना होगा। और मैं आर.के. गोस्वामी साहब से निवेदन करूंगा कि सर, कर्मयोगी मिशन में आमूल परिवर्तन की लाने की आवश्यकता है। मेरे बहुत से साथी जो इस समय सर्विसेज में हैं, ये केवल कर्मयोगी मिशन के कार्यक्रम आई-गॉट के करते हैं और अपने अधीनस्थों से कहते हैं खोल लो, सर्टिफिकेट जनरेट कर लो। तो अगर ट्रेनिंग में परिवर्तन लाना है तो हमें चरित्र निर्माण से गीता की मूल भावना को हर नागरिक तक पहुंचाना होगा। और हर नागरिक तक तो बाद में पहुंचेगा, पहले हमें अपने सिविल सर्वेंट, अपने स्टूडेंट्स को, अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को लाना होगा। और इसके लिए सबसे बड़ा परिवर्तन प्रशिक्षण संस्थान से ही आना होगा। और गीता को, उसको मूल जो भावना है वो हर प्रशिक्षण केंद्र, हर प्रशिक्षण मॉड्यूल में डाली जाए, तभी ये सार्थक होगा। जय श्री कृष्णा। अमिताभ जी, आपने गुरु जी आर.के. गोस्वामी साहब को लाए और बासु जी को लाए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की अगर कार्यशाला होगी तभी परिवर्तन आएगा। और हमें अब गुरु जी गोस्वामी जी के हाथों को मजबूत करना होगा, तभी हम अपनी बात को भारत सरकार और प्रदेश की सरकारों को कह पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बढ़िया, ठीक है। खान साहब की अब अमृत वाणी हो जाए। और भी कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। सर, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ सर। हाँ हाँ, बोलिए। सबसे पहले टीम में जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको मेरा प्रणाम सर। काफी ध्यान से मैं इन सभी विषय चर्चा को सुना। मैं 2-3 बातों पे ध्यान दिलाना चाहूंगा पूरी टीम को। सर, हमारा जो विकास है, जो इंटेलिजेंस की बात होती है, दैट इज द बौद्धिक, मानसिक विकास, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द एजुकेशन। और एजुकेशन देने वाले कौन, उसमें 4 कैटेगरी बने हुए हैं। आज मैं एक स्टेटस देख रहा था, जनरल कोटी जिसको 78 आया, उसको बगल में 14 नंबर आए, कोई EWS कैटेगरी है, OBC है, 14, वो मैथ का टीचर बन गया। आप ये सोचो कि 14 नंबर आने वाला मैथ के टीचर बच्चों को क्या शिक्षा और क्या दीक्षा देंगे। राजस्थान में मेरी पोस्टिंग थी, वहां -10 नंबर वाले जो है सो मैथ के टीचर बन गए। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि -10 वाले मैथ के टीचर कैसे बन सकते हैं। काफी हंगामा हुआ तो पता चले कोटा भरना है जी। अंबेडकर जी ने कानून बनाया, उन्होंने कहा था कि चलो भाई, गरीबों को आगे करने के थोड़ा सा रिएक्शन देना चाहिए, लेकिन जहां तक एजुकेशन और पद प्रतिष्ठा की बात आती है तो वहां पे ये चीजें खत्म करनी चाहिए। और जो भी बंदे, मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम जो जिनका बौद्धिक विकास ही नहीं हुआ, वो अगर IAS बन जाए, IPS बन जाए, DSP बन जाए, वो क्या परफॉर्मेंस देने में फेल हो जाए, क्योंकि उनका तो विषय होगा ही नहीं।
उस लेवल पर वो है ही नहीं। और जो मेहनत वाले बंदे जिसको 80 नंबर का, वो बैठ कर खाक छान रहे हैं। एक चीज और एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। हमारे देश में एक सबसे बड़ी कमी क्या है, जो सर ने बताया, अंग्रेजों का बनाए हुए सिस्टम आज भी चल रहा है। आप एक सिस्टम को देखिए, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके आगे लिखा हुआ 1860। जो अभी सेफ्टी के बाद हुए नेशनल सेफ्टी काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो उस सोसाइटी एक्ट के तहत हुआ है। देश आजाद हो गया 1945 में। तो बहुत सारी चीजें बोलने के हैं कि इनको चेंज करना चाहिए। जब तक कि और आप कोई भी एजुकेशन का देख लीजिए पूरे देश में, सब कहीं भी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने से रिलेटेड कोई किताब नहीं है। आपके देश में क्या है, अकबर के बारे में पढ़ाया जाएगा, पता नहीं फिरोज खान के, पता नहीं कौन कौन से पढ़ाया, लेकिन कहीं भी शिव जी का, शिवाजी का और बहुत सारे जो हमारे विक्रमादित्य, उनके बारे में कहीं कोई एजुकेशन नहीं है। ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ा दिया जाता है, लेकिन कहीं भी आप देखेंगे तो विक्रमादित्य के बारे में पढ़ाया नहीं जाता, सिर्फ सिंहासन बत्तीसी के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। जो कि एक बच्चे को पढ़ाया जाएगा तो उसका बौद्धिक विकास होती है। हंसना है तो आप तेनाली राम करके एक थे हमारे देश में साउथ के, उनकी कविता पढ़े जाए तो आदमी फ्रेश हो जाता है, हंसते हंसते मोट हो जाता है। लेकिन ये सब चीजें कहाँ है आज के डेट में? कहीं नहीं है। तो हम कैसे उम्मीद करें कि जब हमारे बच्चे ही रेडी नहीं हो गए हैं मानसिक रूप से, अब बड़े होके रिजर्वेशन कोटा से आ जाए और बोले कि हम तो IAS बन गए, तो वो बाकी बीकेएस क्या देंगे? वो कहाँ से इंटेलिजेंस जमा कर पाएंगे? तो ये सब चीजें हैं जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो जितनी भी विकास की चीजें हैं उसका एक मूल जड़ है, और जड़ है एजुकेशन और टीचर्स। ये दो चीजों को बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है सर। धन्यवाद सर, कुछ गलत होगा तो इसके लिए सॉरी सर। ना बहुत अच्छा बोला आपने अमिताभ जी। हाँ जी, अभी अभय कृष्ण मिश्रा जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह पर जो एक बहुत बड़ा महन बिंदु रखा कि जब तक कुशलता और क्षमता के साथ में व्यक्तियों का सही सिलेक्शन नहीं होगा, राष्ट्र की सुरक्षा संभव नहीं है। चाहे कितने भी सुरक्षा सप्ताह बना लो। बिल्कुल इन्होंने गीता के कर्म विज्ञान का एक बहुत बड़ा संदेश व्यावहारिक रूप से सरलता से सहजता से दिया है। ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय संकट है और ये असुरक्षा, अशांति, अराजकता और अन्याय और शोषण का भी एक तरह से प्रतीक है कि जो उस योग्य नहीं है उसको जिम्मेदारी एक आरक्षण के रूप में, एक पिछड़े के रूप में दी जा रही है। साहब वो उसका अधिकारी है। अरे भाई योग्यता दो, क्षमता बढ़ाओ, फिर राष्ट्र का कल्याण होगा, उसका भी कल्याण होगा, नहीं तो संभव ही नहीं। और उमेश जोशी जी ने बहुत अच्छा चरित्र निर्माण को जो आधार बनाया कि योग्यता की कमी नहीं है, क्षमता की कमी नहीं है, इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, चरित्र की कमी है। और चरित्र का मतलब है श्रेष्ठ व्यापक चेतना, आत्मज्ञान। इसी के साथ आप इसको अपने हिसाब से संचालित कीजिए। और आज अभय कृष्ण मिश्रा जी ने बहुत अच्छा इसमें भागीदारी करके एक संदेश दिया है, जिस पर लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं UGC के माध्यम से। सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर मैं एक बात और बोलना चाहूंगा सर, 2 वर्ड। हारते इंसान नहीं है, हारते हैं इंसान की सोच। क्योंकि अगर इंसान हार जाते तो शायद पाषाण युग से हम आज इस आधुनिक युग में नहीं आते। वो सोच तभी होती है जब उसके अंदर एक जिज्ञासा, एक जागरूकता बढ़ती है कि मुझे ये करना चाहिए। तो पुराने जमाने में पूरी टीम आगे बढ़ती थी। इस जमाने में समाज में 1, 2, 4 बंदे कहीं कोने में दिख गए, ज्यादा बोगा तो उसको धरती से ही गायब है। तो इन सब चीजों को सुधारना चाहिए सब। बस यही मैं समाज को संदेश देना चाहूंगा आपके इस प्लेटफॉर्म के जरिए सर। धन्यवाद सर, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा। और आज हम लोग कसम लें कि कुछ भी सुधारात्मक उपाय हो उसके लिए एक हम लोग इथिक्स वैल्यू में पढ़े हुए हैं कि जंगल में आग लग गई और जंगल के सारे जानवर, चीता, शेर, भालू सब भाग गए और दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया हमिंग बर्ड एक एक बूंद पानी ले करके
उस आग को बुझा रही थी, तो बुझाने पर जानवर हंसने लगे, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग? तो दैट फेलो बर्ड अपने पंख को उड़ाते हुए बोली कि डोंट यू सी दैट आई एम ट्राइंग टू रिमूव दिस फायर फ्रॉम दिस जंगल, but your peaks are so small from this small peaks. How can you remove this big fire from the jungle? तो उसने कहा, क्या कहा मालूम है? आई एम डूइंग माई बेस्ट व्हाट गॉड हैज गिवन मी पावर. व्हाट आर यू डूइंग क्रिटिसाइजिंग मी? तो फिर उसमें उसने शिक्षा दिया कि क्रिटिसाइज करने के बजाय हमारा हाथ बढ़ाओ, हमारे साथ सहयोग दो, तो सब कोई सात्विक लोग मिल जाएंगे. तो गलत होगा. वर्क लाइक दिस हमिंग बर्ड. तो उसने कहा कि मैं अपने जितना भगवान ने मुझे सामर्थ्य दिया है उसका मैं भरपूर प्रयोग कर रही हूँ, लेकिन तुम मेरा आलोचना करने के बजाय मेरा सहयोग दो. और अच्छे आदमी जब काम करने लगते हैं ना तो उसको असहयोग करते हैं, उसको डिमोरलाइज करते हैं, उसमें उनको अच्छा लगता है और जानते नहीं कि अगले जन्म में कुत्ता सुअर बिल्ली बनेंगे और पता नहीं और लोगों को डिमोरलाइज करते हैं. तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, ऐसे लोगों को समाज से हटाना चाहिए और कानून और संविधान में प्रयोजन लाना चाहिए कि दुराचारी दुष्कर्मी को ऊंचा पद नहीं दिया जाए. योग्य प्रशासन को ही, जैसे गीता में लिखा है, लीडरशिप और योग्य प्रशासन उनका ही चयन किया जाना चाहिए. यूपी आपका जीता जागता उदाहरण है. यूपी को आदर्श मान करके वहां एक आ गए. सुनील शर्मा जी भी आए हैं, लेकिन समय बहुत हो गया है. चंद्रेश्वर खान साहब जी की अमृतवाणी. और भी कोई कुछ बोलना चाहे तो बोले, नहीं तो चंद्रेश्वर खान साहब की अमृतवाणी. जी, मैं बड़े विनम्र भाव से कहना चाहूंगा, जो स्वामी जी ने कह दिया, दोनों स्वामी जी ने इशारा किया, विद्वान लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं उन्होंने इशारा किया, यत्र योगेश्वर कृष्ण. आप गौर करेंगे, ये मैं स्वामी जी के सामने बोल रहा हूं, योगेश्वर कृष्ण सब जगह है. जरूरत है पार्थ धनुर्धरा, वो हम बने. कृष्ण है मौजूद सब जगह, हम अर्जुन नहीं बनना चाहते हैं. दुनिया को खतरा बुढ़ों के बुराई के कारण नहीं, अच्छों की दुर्बलता के कारण है. घने अंधकार के कारण रात नहीं होती है, सूरज के निस्तेज होने के कारण रात. इस चीज का वातावरण को तैयार करना और मदद करना, ये यदि वातावरण हम बना लेंगे तो उससे बहुत कुछ होगा. कहीं भारत में जो स्थिति बन रही है उसके दो पक्ष हैं. कुछ लोग इसे बढ़ाना चाह रहे हैं. और खान साहब इसमें एक चीज और जोड़ दीजिए कि सूरज की रोशनी को देखने के लिए आंख का खोलना भी बहुत जरूरी है. जरूरी. आंख हम बंद रखते हैं. आंख हम बंद रखते हैं, आपने जोड़ दिया. और खुले आंख से जब हम देखें तो हमारा खुला दिमाग और खुला दिल. गीता से बढ़िया और कोई नहीं है. आज की जो चर्चा हुई, उस परिचर्चा को अपने चारों तरफ घुमाएं और कृतज्ञता के भाव से सबों को नमन कि हम सुरक्षित रहें, राष्ट्र सुरक्षित रहे और हम आगे बढ़े. नियम रहता है, लेकिन नियम को मानने वाला आदमी होता है. और बार बार कहा जाता है जो नियम नहीं मान रहा है उसको कीजिए, बगल कीजिए. जो नियम मान रहा है उसको परित्राण, उसकी रक्षा कीजिए. इन चीजों का वातावरण कैसे सहज सुंदर तरीके से करेंगे, क्योंकि
बुरे लोगों की सहायता करते हैं और अच्छे लोगों का पांव पकड़ते हैं। अच्छे लोगों का टीम ही नहीं बनता, और जब तक टीम नहीं बनेगा then we will not have this team feeling. बिना जाने यदि हम किसी बड़े अभियान की आलोचना कर देंगे, क्रिटिसाइज कर देंगे, तो शायद उससे मनोबल जो घटेगा वो उपयुक्त नहीं होगा। मनोबल और आत्मा जब बढ़ता है, गीता का सबसे बड़ा ये है कि आत्मा में इतना बल है कि हमारा मनोबल बढ़े, और ये जब बढ़ता है तो स्वामी जी को विनम्र रूप से उन्होंने जो कहा कि सतोगुण के तरफ यदि हम बढ़ेंगे नहीं, उसके तरफ जाना है, रजो तमो आ जाता है। ये विनम्रता पूर्वक मैं ये बोल रहा हूँ, ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है, ये लॉ है कि जो फोर्स लगाना पड़ेगा अलग से, लेकिन पहाड़ से किसी को गिराना है तो गिरा दीजिए, कोई बल की जरूरत नहीं। तो मैं इन चीजों में ये भावना जो विकसित हो रही है, उसमें दोनों स्वामी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, विद्वान वक्ताओं को धन्यवाद दूंगा, और आपकी देखे गोपाल शंकर जी ने, उमेश जी ने, अभय जी ने जिन बातों को रखा, सब कुछ है, ढूंढने की जरूरत है और करने की जरूरत है। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह की परिचर्चा के लिए, वो भी ऐसे परिदृश्य में जब दुनिया सुरक्षित नहीं रह चुका है। हमने सुरक्षा की बात की, सुरक्षित भावनाओं की बातचीत की और उसे अपने जीवन में लाए। बहुत बहुत आभार। वसुदेव सुतम देवम कंस चामूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम बंदम जगद्गुरु। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, आभार, धन्यवाद। और हम लोग चाहेंगे कि अगला शनिवार रविवार तो किसी तरह से भी आप लोग छोड़िएगा नहीं। अगला रविवार में लू साहब सबको सर्टिफिकेट भी देंगे। बड़ा भव्य आयोजन है रामकृष्ण जी का, स्वामी कृष्णानंद जी का। 18वां अध्याय मेरा शनिवार को पूरा होगा। 18वां अध्याय भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उस दिन तो हम लोग सुन लेंगे, लेकिन रविवार को हम चाहेंगे कि हमारे विद्वान लोग मतलब हमारे उस समापन दिवस का, यज्ञ के समापन दिवस का भव्य रूप से अपने सुंदर वाणी से उसका स्वागत करेंगे और उसको यादगार बनाएंगे। हमारे विनय शुक्ला जी और आशीष जी जो हम लोग को योगदान दे रहे हैं इसका रिकॉर्डिंग बनाने में, कई लोग मांग रहे थे। अगली बार हम सुनील जी, अविनाश जी और आशीष जी, विनय जी, ये सब लोग जो बाकी रह गए, रितु जी, उन लोग का बात सुनेंगे। लेकिन रविवार को आप लोग अपना एक वक्तव्य एडवांस में तैयार कर लीजिएगा। लू साहब मतलब उत्तराखंड उस एकेडमी के डायरेक्टर जनरल हैं। आज भी हमारे यशना के डिप्टी डायरेक्टर जनरल आए थे और गोपाल शंकर साहब भी IAS आए और संगीता तोडमल वहां से भी आई, अमेरिका से, कनाडा से, साकेत। तो हम लोगों की का अभियान बहुत सफल हो रहा है और सब लोग समझ रहे हैं कि हम लोग सात्विक बात कर रहे हैं और कुछ कर्म भी करेंगे हम लोग। और उस दिन अपना अपना जो 18 सप्ताह का गीता का महायज्ञ का जो अनुभव हुआ उसको आप जरूर बढ़िया से अपने सुंदर शब्दों द्वारा, जिसमें गीता ही झलक आए, गीता ही समझ में आए। जब मैं प्राइस वाटर हाउस में था, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा था, तो उस समय हमारे मतलब ये एक मतलब उसने हमारे बड़ाल साहब थे और बताया कि इफ यू वांट टू बी एक्सपर्ट इन अकाउंट्स, you should dream accounts, you should live in accounts, you should sleep in accounts, you should marry accounts, you should be always in accounts. तो एक लड़के ने पूछा कि सर हाउ इट इज पॉसिबल?
So it is not possible that always we should be in accounts, we should talk accounts, you should speak accounts, you should do accounts, you should marry accounts. तो उन्होंने 4-5 एग्जाम्पल दिया। तो फिर पूछा उन्होंने कि हैव यू गॉट इट? प्राइस वाटर हाउस बड़े दिमाग वालों का जगह है। तो बोला यस सर आई हैव गॉट इट। तो हाउ कैन आई नो दैट यू हैव गॉट इट? तो उसने क्या कहा मालूम है? यू हैव गिवन मी टैक्स फ्री कंसल्टेंसी। बस बॉस बहुत खुश हो गया, उसका पीठ ठोके कि देखो अकाउंटिंग भाषा में ही उत्तर दे दिया। उसने कितना सुंदर उत्तर दिया, यू हैव गिवन मी टैक्स फ्री कंसल्टेंसी, अकाउंटिंग उत्तर दे दिया। तो बोले कि नो नो यू हैव गॉट इट। सो आई एम हैप्पी टुडे दैट यू आर स्पीकिंग द लैंग्वेज ऑफ अकाउंट्स। In the same way, on Sunday we want to listen गीता का लैंग्वेज और गीता की भाषा में और टू द टॉपिक। हम लोग ऐसे हमारे सारे विद्वान इतने प्रखर हैं कि उनको बोलने की जरूरत ही नहीं है। उस दिन हम लोग मतलब 4-5 लाइन भी बोलेंगे, लेकिन ऐसा बोलेंगे जो दिल को टच करे। एक शायर ने पूछा कि गजल क्या है? सभी ने सब तरह से बताया, लेकिन एक शायर ने बताया गजल में बंदिशे अल्फाज ही नहीं काफी, गजल में बंदिशे अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए अशर के लिए। तो वो अशर हम ट्रेनर पैदा करते हैं और ट्रेनिंग से, और हम लोग अपने वार्तालाप से उनके हर्ट में प्रवेश करेंगे। जिनके हर्ट में सात्विकता नहीं है वहां पर हम लोग स्थान बनाएंगे, सात्विक ग्रुप का एक रोल अदा करेंगे। सभी को प्रणाम 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 प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री जय श्री, जय श्री कृष्ण, जय श्री। बहुत सुंदर।